एपिसोड 1 की शुरुआत होती है चांदनी से, जो कि एक नेशनल लेवल की शूटिंग प्लेयर है और वो दरअसल एक स्कूल में पढ़ती है। लेकिन उसकी जिंदगी उस दिन बदल जाती है जब वो अपने जुड़वा भाई वांसो से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। वांसो कुछ अजीब और परेशान सा दिख रहा होता है और वो कहता है कि उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी है और वो इस रविवार को मिलने आ रहा है। लेकिन तभी कोई उसके पास आता है और वो घबरा जाता है। फिर हम देखते हैं कि अचानक से उसकी खिड़की से गिरकर मौत हो जाती है और चांदनी को स्क्रीन पर सिर्फ उस अनजान इंसान की परछाई दिख रही थी। चांदनी इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती है, लेकिन अगले दिन एक खौफनाक खबर आती है कि वांसो मर चुका है और वांसो की जो लाश थी वो स्कूल की बिल्डिंग के नीचे मिलती है। बताया जाता है कि वो खिड़की से गिर गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। और ऐसा कहा जा रहा था कि उसने खुद को जान से मार डाला है। लेकिन चांदनी जब ये खबर सुनती है तो वो हैरान हो जाती है और उसका ये मानना था कि उसका भाई उसे कुछ बताना चाह रहा था और उसने खुद को नहीं मारा है बल्कि किसी और ने उसकी जान ली है। चांदनी बार बार वीडियो कॉल के उस आखिरी सीन को याद करती है जब उसने किसी अनजान इंसान की परछाई देखी थी और अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ये सच में आत्महत्या है या फिर किसी ने उसके भाई को मार दिया है। अपने भाई की मौत के बाद वो पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी वो एक शूटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेती है। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था, क्योंकि उसका ध्यान खेल में नहीं बल्कि अपने भाई की मौत पर था और वो निशाना लगाने की कोशिश करती है। लेकिन हर बार उसका हाथ कांप जाता है, जिसकी वजह से उसका निशाना नहीं लग पाता। जब वो गन उठाती है तो उसे अपने भाई का ही ख्याल आ रहा था और आखिरकार वो सारी बुलेट्स मिस हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो हार जाती है। उसके मन में सिर्फ एक ही चीज थी कि अब कुछ भी हो जाए उसे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें सोयोन नाम का एक सिंगर लड़का दिखाया जाता है, जो कि बॉलिंग एरिया में काम किया करता था और उसकी जिंदगी पहले से ही परेशानियों से भरी हुई थी। सोयोन काम खत्म करके सीधा नर्सिंग होम पहुंचता है और वो हमेशा वहां पर अपनी माँ से मिलने के लिए आया करता था। लेकिन इस बार उसे एक झटका लगता है, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि मैनेजमेंट उसकी माँ को वहां से निकालने की बात कर रही थी, क्योंकि उसको काफी टाइम हो गया है और उसने हॉस्पिटल का बिल नहीं भरा है। ये सुन के सोयोन टेंशन में आ जाता है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालता है और रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि मैं जल्दी पैसों का इंतजाम कर लूंगा, प्लीज मेरी माँ को यहाँ से मत निकलवाना। उसके बाद वो अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है और उनसे मिलकर वो राहत महसूस करता है। लेकिन उसके दिमाग में अब सिर्फ पैसे की टेंशन चल रही थी और वो सोच रहा था कि आखिर वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा। जब वो वहां से बाहर निकलता है तो उसके सिर में अचानक बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो अपना सिर पकड़ लेता है और बीच सड़क पर ही गिर के बेहोश हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और चांदनी पर आता है, जिसने अपने भाई को आखिरी बार वीडियो कॉल पर देखा था और वो अब उसके बारे में हर एक जानकारी इकट्ठा करना चाहती थी। शूटिंग कंपटीशन खत्म होने के बाद वो वापस से उस अनाथालय में जाती है जहाँ कभी वो अपने भाई के साथ रहा करती थी। उसे याद आता है कि जब वो और वांसो 8 साल के थे तब एक अमीर परिवार वांसो को गोद लेकर चला गया था। इसी वजह से वो अकेली पड़ गई थी और आज वो फिर से उसे वापस से देखने के लिए आई थी, लेकिन उसकी दुनिया में वांसो मौजूद ही नहीं था। उसके बाद चांदनी वांसो के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाती है और उसे उम्मीद थी कि वहां से उसे कोई ना कोई सच्चाई जरूर पता चलेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि जो लोग एक बार वांसो को अपना बेटा कह चुके थे, उनके लफ्जों में अब वांसो के लिए जरा भी दर्द नहीं बचा था। वांसो के पेरेंट्स बिना किसी अफसोस के चांदनी को बताते हैं कि वांसो ने खुद अपनी जान ले ली और उससे भी बड़ा झटका उसे तब लगता है जब वांसो की माँ उसकी बुराई करने लगती है। एक तो वांसो मर गया था और उसके जो पेरेंट्स थे वो बिना किसी दुख के उसे इस बारे में बता रहे थे। तो ये सुन के उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला कर कहती है कि आप लोग तो उसके पेरेंट्स थे ना, तो फिर आप अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं। लेकिन ये सुनकर वो लोग चांदनी को इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद चांदनी रोते हुए अपने भाई का फोन मांगती है, लेकिन वांसो की माँ कहती है कि हमारे पास उसका फोन नहीं है। उसका जो फोन था वो पुलिस को मिला ही नहीं था। चांदनी ये सुनकर हाथ जोड़ती है और गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन वो लोग उसे तुरंत डांट कर वहां से भगा देते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां एक डिटेक्टिव स्क्रीन पर एक वीडियो देख रही थी और वो वीडियो होता है जिसमें वांसो खिड़की से गिरता हुआ नजर आ रहा था। तभी डिटेक्टिव उसके पास आता है और उससे कहता है कि ये केस तो क्लोज हो चुका है, तो तुम बार बार इस वीडियो को क्यों देख रही हो। ये सुन के वो जवाब नहीं देती और उसे इग्नोर कर देती है। तभी वहां पे चांदनी भी आ जाती है और उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भरा हुआ था। वो सीधे डिटेक्टिव के पास आकर उससे कहती है कि दरअसल ये आत्महत्या नहीं है, क्योंकि उसका भाई बहुत ही हिम्मत वाला था जो कि खुद को मार नहीं सकता, बल्कि उसके भाई का किसी ने मर्डर किया है। उसे ये भी बताती है कि वो उसे कोई बात बताने वाला था और उससे मिलने के लिए आने वाला था, लेकिन फिर अचानक न जाने क्या हुआ, उसकी मौत हो गई। यहाँ पर डिटेक्टिव चांदनी को शांत करने की कोशिश करती है और वो कहती है कि कई बार जो मौत होती है वो अचानक से हो जाती है और इंसान को इसका एहसास नहीं होता, जिसकी वजह से वो गलत कदम उठा लेता है। ये सुन के चांदनी उसकी आंखों में देखती है और उसे कहती है कि अगर ये आत्महत्या है तो वीडियो कॉल में उसने किसकी परछाई देखी थी।
तभी दूसरा डिटेक्टिव बोल पड़ता है और कहता है कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स आते जाते रहते हैं, तो हो सकता है कि किसी ने गलती से कॉल कट कर दिया हो। लेकिन चांदनी रुकने वाली बिल्कुल नहीं थी और वो कहती है कि अगर ऐसा होता तो वो फोन पुलिस को क्यों नहीं मिला। चांदनी की आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपनी आवाज मजबूत रखती है और फिर कहती है कि मेरा भाई अपने आप को जान से नहीं मार सकता, तो प्लीज उसके कातिल को ढूंढें और पता लगाएं कि किसने उसे मारा है। अब डिटेक्टिव के दिमाग में भी वही सवाल उठने लगते हैं जो कि चांदनी के दिमाग में थे। उसके बाद सीन बदलता है और हम सुयोन को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था और वो हल्का सा कमजोर महसूस कर रहा था। जैसे ही उसे होश आता है वो हल्का सा सिर पकड़ता है और खुद को अस्पताल में देखकर चौंक जाता है। तभी एक नर्स उसे आकर बताती है कि तुम सड़क पर बेहोश मिले थे और किसी ने तुम्हारी मदद करी और तुम्हें यहाँ पर भर्ती कराया है। ये सुनते ही सुयोन के चेहरे पर उलझन झलक रही थी और उसे याद आता है कि अचानक सिर का तेज दर्द हुआ था और वो फिर जमीन पे गिर गया था और उसके बाद क्या हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सुयोन की रिपोर्ट लेने के लिए एक न्यूरो सर्जन से मिलता है और डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देकर गहरी सांस लेने के लिए कहता है। वो बताता है कि तुम्हें दोबारा यहाँ पर आना होगा, लेकिन अगली बार तुम यहाँ पर गार्जियन के साथ आना। सुयोन थोड़ा अजीब सा महसूस करता है और जवाब देता है कि मेरे पास कोई गार्जियन है ही नहीं और मेरे पास सिर्फ मेरी माँ है जो कि नर्सिंग होम में भर्ती है। ये सुनकर डॉक्टर उसे समझाने लगता है कि देखो ये कोई मामूली बात नहीं है, तुम्हारी जो हालत है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और तुम अभी स्कूल में हो तो किसी टीचर या अपने सीनियर के साथ यहाँ पर जरूर आना। अब डॉक्टर की ये बात सुनकर सोयोन के मन में हल्की सी बेचैनी होती है, लेकिन ऊपर से वो सिर हिलाकर चला जाता है और हॉस्पिटल से निकलते ही उसके कदम सीधे घर की तरफ बढ़ते हैं और वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में लौट जाता है। शाम को उसके फोन में हॉस्पिटल का मैसेज आता है कि आपने अपनी अपॉइंटमेंट मिस कर दी है, कृपया जल्द से जल्द संपर्क करें। लेकिन सुयोन मैसेज देखता है और उसे इग्नोर कर देता है और कहता है कि अब वो ठीक है तो वो वापस हॉस्पिटल क्यों जाएगा। दूसरी तरफ चांदनी एक दोस्त के साथ बैठी थी और उसकी दोस्त उसे गुस्से से देख रही थी। लेकिन चांदनी अब सोल में शिफ्ट होने वाली थी और वहीं एक नए स्कूल में एडमिशन लेने जा रही थी। उसके दोस्त को ये बात बुरा लग रहा था कि चांदनी उसे छोड़कर जा रही है। उसके बाद वो वहां से चली जाती है और ट्रेन में सिर्फ वो एक ही बात सोच रही थी कि मुझे अपने भाई के कातिल को किसी भी हाल में ढूंढना है। इधर सुयोन बॉक्सिंग रिंग में था और सामने वाला ओपोनेंट बार बार गिर रहा था, लेकिन सुयोन लगातार उसे घूंसे बरसाए ही जा रहा था। इतने में लोग उसे बीच में आकर रोकने लगते हैं, क्योंकि अब लड़ाई खतरनाक हद तक आगे पहुंच चुकी थी। उसका कोच जो होता है वो सुयोन के पास आता है और उसे कहता है कि तुम इतने अच्छे बॉक्सर हो तो तुम मेरे प्लेयर क्यों नहीं बन जाते। लेकिन सुयोन उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस पढ़ाई पे ध्यान देना है। जब सुयोन सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ा था तब किसी ने उसका स्कूटर चुरा लिया था और वो इंटरनेट पर चेक करता है और देखता है कि उसका स्कूटर सेकेंड हैंड मार्केट में बेचा जा रहा है। उस स्कूटर पर डेंट और स्क्रैचेस थे, लेकिन पहचानने में कोई भी गलती वो नहीं करता और बिना समय गवाए वो स्कूटर लेने के लिए तुरंत निकल पड़ता है। इधर हम देखते हैं कि चांदनी उसी स्कूटर को खरीद चुकी थी और जैसे ही वो वहां से निकलने वाली होती है तभी सुयोन वहां पर पहुंच जाता है और गुस्से में वो चांदनी से कहता है कि ये स्कूटर मेरा है। लेकिन चांदनी ये सुन के हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि मैंने स्कूटर को पैसे देकर खरीदा है। सुयोन कहता है कि अगर उसे भरोसा नहीं है तो स्कूटर का स्टोरेज बॉक्स खोल कर देखे, उसके अंदर उसे स्टिकर लगा हुआ मिलेगा। ये सुनकर चांदनी जब उसे खोलती है तो सच में वहां पर स्टिकर लगा हुआ था, लेकिन वो हार मानने वाली बिल्कुल नहीं थी और कहती है कि अगर वहां पे स्टिकर लगा भी है तो क्या हुआ, मैंने इसे अपने पैसे देकर खरीदा है और वो वापस उसे नहीं देने वाली। सुन उसे घूरता है और उससे कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम भी चोर हो और तुमने चोरी का शूटर खरीदा है और उसे लौटा भी नहीं रही हो। इसी बहस के बीच अचानक से ट्रक आकर जोर से हॉर्न बजाता है और सुयोन का स्कूटर बीच रास्ते में खड़ा था। लेकिन तभी चांदनी मौके का फायदा उठाकर स्कूटर लेकर भाग जाती है और सुयोन भी तुरंत उसके पीछे भागने लगता है। अब चांदनी एक हॉस्टल पहुंचती है और वहां रहने के लिए वो रूम मांगती है, लेकिन हॉस्टल का मालिक उसे मना कर देता है और कहता है कि हम स्कूल के बच्चों को रूम नहीं देते। चांदनी उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मुझे यहाँ पे रूम दे दीजिए, मैं बहुत अच्छे से रहूंगी और बिल्कुल भी यहाँ पे शोर नहीं करूंगी। चांदनी जिस दुकान से स्कूटर खरीद कर लाई थी वहां चोरों ने ट्रैकिंग डिवाइस लगाया हुआ था ताकि वो फिर से उसके स्कूटर को चुरा सके। अब वो स्कूटर को ढूंढते हुए उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन सुयोन भी वहां पर आ गया था। वो समझ चुका था कि ये लोग फिर से उसी स्कूटर को चुराने के लिए आए हैं और चोर जब उसे देखते हैं तो वो तुरंत वहां से भागने लगते हैं, लेकिन सुयोन भी उनका पीछा करने लगता है। सुयोन अकेले ही दो चार लोगों से भिड़ जाता है, लेकिन तभी एक चोर उसके सिर पर जोर से गमला मारता है जिससे सुयोन का सर फिर से दर्द होने लगता है और वो चोर ये देखकर वहां से भाग निकलते हैं। सुयोन लड़खड़ा रहा था और उसे होश नहीं था और पीछे से एक गाड़ी तेजी से उसकी तरफ आ रही थी, लेकिन तभी चांदनी वहां पर आ जाती है और सुयोन को धक्का देकर बचा लेती है।
अगर वो 1 सेकंड भी लेट होती तो सुयोन की ज़िंदगी नहीं बचती। चांदनी अब सुयोन की तरफ देखती है और उससे कहती है कि मैंने पैसे देकर तुम्हारा स्कूटर खरीदा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये जो स्कूटर है वो चोरी का था। अब तो मैंने तुम्हारी जान भी बचाई है, तो यही बात को ख़त्म करते हैं। उसके बाद चांदनी अपने भाई के किलर को ढूंढने के लिए एक स्कूल में एडमिशन ले लेती है और वो उसी स्कूल में पढ़ने लगती है जहाँ पर उसका भाई पहले पढ़ा करता था। चांदनी सोच रही होती है कि वो कैसे भी उसके भाई के किलर को ढूंढ के रहेगी, और स्कूल आते वक्त उसकी टक्कर सुयोन के बाइक से होने वाली थी, लेकिन चांदनी खुद को बचाने के चक्कर में कचरे में गिर जाती है और सुयोन उसकी मदद करता है और उसे बाहर निकालता है। लेकिन इस वजह से चांदनी का जो शर्ट था वो गंदा हो गया था, और ये देखकर सुयोन अपनी जैकेट उसे देता है और वहां से चला जाता है। अब स्कूल में चांदनी को देखकर लड़कियां नोटिस करती हैं कि उसने सुयोन का जैकेट पहना है, और ये देखकर एक लड़की जीवन पर चढ़ जाती है और क्लास में भी यही चर्चा होने लगती है। और सुयोन को टीचर से ये सुनने को मिलता है कि उसने सही यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी। तभी चांदनी अपने बैग से ब्लेजर निकाल के उसे पहनने के लिए देती है, और क्लास के लोग इससे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर उसी स्कूल में एक और लड़के की एंट्री होती है जो कि बहुत प्रभावशाली परिवार से आता था, और क्लास में बैठने पर एक लड़की उसे देखकर आंख मारती है। चांदनी स्कूल में शूटिंग टीम ज्वाइन करती है और वहीं पे उसे एक लड़की भी मिलती है। चांदनी को इस लड़की से ये जानकारी मिलती है कि वांसो की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और उसने एक बार एजेंट की फोटो चांदनी को भी दिखाई थी। चांदनी इस बात से हैरान हो जाती है कि सुयोन के पास एजेंट का फोन कैसे आया। चांदनी फिर सुयोन का पीछा करती है और हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां सुयोन डॉक्टर से मिलता है और डॉक्टर से पता चलता है कि सुयोन को ब्रेन ट्यूमर है और ट्यूमर की लोकेशन के कारण उन्हें सर्जरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर कहता है कि फिलहाल तो कुछ नहीं किया जा सकता, और सुयोन डर के साथ डॉक्टर से पूछता है कि उसके पास कितना समय है। तो डॉक्टर उसे बताता है कि शायद 6 महीने या 1 साल, या हो सकता है कि इससे भी ज्यादा वो जी सके। इधर चांदनी उसी क्लास में जाती है जहां से गिरकर उसके भाई की मौत हुई थी, और जैसे ही वो वहां पर खड़ी होती है उसकी आंखों के सामने वांसो की तस्वीर आ जाती है। तभी सुयोन वहां पर पहुंचता है और उससे कहता है कि यहाँ से एक लड़के ने कूदकर आत्महत्या करी थी, लेकिन वो लड़का उसके बिल्कुल भी क्लोज नहीं था, लेकिन मैंने उसे गिरते हुए देखा था और मैंने ही पुलिस को कॉल किया था। इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें चांदनी दिखाई जाती है जो कि सोयोन के साथ उस क्लासरूम में मौजूद थी। चांदनी उससे पूछती है कि मुझे लगता है कि तुमने पढ़ाई छोड़ दी है, तो तुम काफी दिन बाद स्कूल क्यों आए हो। सोयोन बताता है कि मैं लंच के लिए आया हूँ। एक्चुअली वहां पर एक बिल्ली थी जिसका नाम उसने लंच रखा हुआ था, और वो उस लंच से मिलने के लिए आया था, और सोयोन लंच से मिलाने के लिए चांदनी को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद सोयोन कहता है कि अगर मैं स्कूल ना आऊं तो तुम क्या इसका ख्याल रखोगी। तो चांदनी उससे कहती है कि इतनी क्यूट बिल्ली का वो ख्याल क्यों नहीं रखेगी। तभी चांदनी सोयोन से पूछती है कि आखिर उस लड़के के साथ उस दिन क्या हुआ था। तो सोयोन बताता है कि मैं इसी जगह पर लंच को खाना खिला रहा था, और तभी ऊपर से वो सीधे उस क्लास की खिड़की से यहीं गिरा था। और चांदनी इमेजिन करने लगती है कि उसका भाई कैसे गिरा होगा। इसके बाद अब ये दोनों कैफेटेरिया में चले जाते हैं, और वहां सोयोन अपने दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करता है। चांदनी भी उसके फ्रेंड के साथ खाना खा रही थी, और तभी जंगम्योन नाम का एक लड़का सियोना नाम की एक लड़की को परेशान कर रहा होता है, और चांदनी की फ्रेंड उसे बताती है कि जुंगयोंग ने उस लड़की के साथ बहुत ही गलत काम किया है, और पुलिस को भी इसका सबूत नहीं मिला था जिससे कि वो रिहा हो गया था, और स्कूल से उसे निकाल दिया गया था, लेकिन फिर से उसे स्कूल में एडमिशन मिल गया। सियोना काफी परेशान हो जाती है और वहां से चली जाती है। जंग योंग जब क्लास में आता है तो वांसो के बारे में बात करता है कि काश वांसो आज जिंदा होता और मैं उसे मार पाता। चांदनी जब ये सुनती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और जिंग योंग के पास पूरी हिम्मत के साथ जाकर उसे सुनाने लगती है। जिंग योंग भी उससे बदतमीजी करने लगता है, और तभी पास में बैठा जेबम भी जंग योंग को बोलता है कि चांदनी सही कह रही है। तभी वहां पे ओसंग नाम का लड़का आ जाता है और उसे प्रिंसिपल की धमकी देता है, जिससे कि जुंग योंग वहां से भाग जाता है। इधर सुयोन डॉक्टर से अपना चेकअप करवाने के लिए जाता है, और इसी बीच डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारे ब्रेन में ट्यूमर है, और इसलिए तुम्हारे व्यवहार में तुम्हें चेंजेस नजर आए होंगे। तुम्हें या तो बहुत ही गुस्सा आ सकता है, या तो तुम बहुत ज्यादा डर जाओगे, या फिर तुम काफी ज्यादा इमोशनल भी हो सकते हो। अब तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है कि खुद को किसी भी सिचुएशन में शांत रखना है। उसके बाद डॉक्टर उसे दवाई देता है और सोयोन वहां से निकल जाता है। इधर चांदनी को दिखाया जाता है जो कि शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जेबम की मदद करने के लिए कोच चांदनी को चुनता है, और इस चीज के लिए वो मान भी जाती है। अब चांदनी उसे लेकर जाती है और उससे प्रैक्टिस करवाने लगती है, और इधर हम सोयोन को देखते हैं जो कि काम कर रहा था, और उसे दो लड़कियां अपने पास बुलाती हैं, और यहाँ पर जो कैप पहनी हुई लड़की होती है वो वांसो की गर्लफ्रेंड थी। इस लड़की ने सोयोन के पास अपना फोन रखने के लिए दिया था ताकि उसका मैनेजर उसे ट्रैक ना कर पाए। हम देखते हैं कि एजम अपना फोन चेक करने लगती है, और तभी उसे कई मैसेजेस दिखाई देते हैं जो वांसो के बारे में जानने के लिए किए गए थे।
सोयोन उसे बताता है कि वो मैसेज उससे चांदनी ने किए हैं और चांदनी उसकी क्लासमेट है, ये कह के वो वहां से चला जाता है। अब एजम सोचने लगती है कि वो चांदनी से बात करे या उसे इग्नोर कर दे, और वो ऐसे ही सोचते हुए वहां से निकल जाती है। इधर हम देखते हैं कि चांदनी जेबम को कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस करा देती है, जिससे कि वो बुरी तरह थक जाता है। तभी चांदनी के पास ओसंग आता है और वो जेबम के बारे में उसे बताता है कि 1 साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था और 6 महीने तक जेबम कोमा में था और उसकी सारी याददाश्त खत्म हो चुकी है और उसे अपने टीचर और अपने दोस्त कोई भी याद नहीं रहते। तभी थका हुआ जेबम उठकर उसके पास आता है और चांदनी को आज के लिए शुक्रिया अदा करता है उसे प्रैक्टिस कराने के लिए। उसके बाद वो सभी वहां से निकल जाते हैं और चांदनी जब अपने हॉस्टल जा रही थी तो जेबम उसे देख लेता है और वहीं पर रुककर वो चांदनी का नंबर लेता है। और उनके निकलने जाने के बाद सोयोन और चांदनी की मुलाकात होती है। सोयोन उससे एक के बाद एक सवाल पूछने लगता है कि वांसो, अब तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि एजल के मोबाइल पर तुमने ही कॉल और मैसेजेस किए थे। चांदनी सुन के उससे कहती है कि उसे नहीं पता था कि मोबाइल उसके पास था, और ये सब सुनकर उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम क्लासरूम में देखते हैं कि सोयोन को दर्द शुरू हो जाता है और वो इसीलिए क्लास से बाहर टॉयलेट में चला जाता है। चांदनी उसे देख लेती है और वो भी उसके पीछे टॉयलेट तक आ जाती है, और तभी वो देखती है कि टॉयलेट में से खून बाहर आ रहा है और वो तुरंत चिल्लाने लगती है और उसे बाहर आने के लिए कहती है। तभी सियोन पीछे एक टॉयलेट से बाहर आता है और वो अपने सामने सियोना को देखता है, जिसने अपने हाथ को काट दिया था। ये लड़की वही थी जिसका शोषण हुआ था, और उसको ऐसा देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उस लड़की को तुरंत बाहर निकालते हैं और चांदनी एम्बुलेंस को कॉल करती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके बाद डिटेक्टिव, जिसने पहले चांदनी से उसके भाई के बारे में पूछताछ करी थी, वो यहाँ पर आती है और वो सोना के बारे में ही पूछताछ करने लगती है। लेकिन तभी खबर आती है कि सोना को होश आ गया है, इसीलिए वो पूछताछ को बंद कर देती है। चांदनी उसी डिटेक्टिव को कहती है कि मैंने अब तक किसी को नहीं बताया है कि मैं वांसो की बहन हूँ, इसीलिए आप भी ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि अगर उन लोगों को पता चलेगा तो वो लोग उससे दूरी बना लेंगे। इधर सेओना का पिता स्कूल प्रिंसिपल से मिलता है, क्योंकि उसकी बेटी काफी परेशान थी और वो अपने आप को मारना चाहती थी। वो उस प्रिंसिपल से पूछता है कि आखिर तुमने जुंगयोंग को वापस से स्कूल में कैसे ले लिया, सिर्फ इसीलिए कि उसने पैसे खिलाए हैं और वो अमीर है। उस जुंगयोंग को तुरंत उसके सामने लाए, वो उसे जान से मार डालेगा। इधर चांदनी शूटिंग टीम के साथ होती है और तभी उसे एजम का मैसेज आता है और वो उसे रात में 8 बजे मिलने के लिए बुलाती है। अब चांदनी ठीक 8 बजे उससे मिलने के लिए सड़क पर आ जाती है, लेकिन एजम की जगह उसकी फ्रेंड आती है। लेकिन चांदनी ने पहले एजम की फोटो देखी हुई थी, इसीलिए वो उसे एक ही झलक में पहचान लेती है कि वो एजम नहीं है। चांदनी कहती है कि मुझे एजम से मिलना है तो तुम उसे बुलाओ, लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है और उसे कहती है कि अगर तुमने एजम से मिलने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और ये कहकर वो तुरंत वहां से जाने लगती है। ये सुन के चांदनी उससे कहती है कि अगर एजम के दिल में वांसो के लिए थोड़ा भी प्यार बचा होगा तो वो उसे मैसेज करेगी। ये सुन के उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि अगर उसे वांसो के बारे में जानना है तो एजम से ना मिले बल्कि वो इम स्वामी से मिले। अब ये सुनकर चांदनी स्वामी से मिलने पहुंच जाती है और स्वामी उसे बताती है कि अच्छा हुआ वांसो मर गया, क्योंकि उसकी वजह से मुझे दूसरे स्कूल जाना पड़ा था और मैं कभी भी उसे भूल नहीं पाई हूँ। बस मैं ये सोचती रही थी कि उसे कैसे मारूं, क्योंकि वो बहुत ही बुरा लड़का था और लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे वो पैसे ऐंठता था। जानवी ये सुनकर हैरान हो जाती है और उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि उसका भाई ऐसा कर सकता है। इसीलिए वो शर्मिंदा होकर उससे माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। वो बहुत ही झुकी हो चुकी थी और एक पुल पर खड़े होकर सोचने लगती है कि उसे अब तक जो कोई भी मिला है उसने वांसो के बारे में बुराई ही करी है। इधर इजम की दोस्त हॉस्पिटल आती है सोहना से मिलने के लिए, लेकिन लड़की के पिता उससे कहते हैं कि वो इलाज के बाद सोई हुई है। फिर ये दोनों हॉस्पिटल के मैदान में जाकर बातें करने लगते हैं और इजम की दोस्त उसके पिता से कहती है कि जुंग योंग को सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद इजम की दोस्त सोयोन से मिलती है और उसे कहती है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम मेरा एक काम करो। पहले तुमने मेरी मदद की थी, लेकिन मेरे पिता ने कुछ पैसे देने चाहे तो तुमने मना कर दिए थे। और उसके बाद हमें यहाँ पे एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एजम की दोस्त जब स्कूल में आई थी तो कुछ लड़कियों ने उसे बुरी तरह मारा था, लेकिन तभी वहां पर सोयोन आकर सबको बुरी तरह मारता है और एजम की दोस्त के सामने उन्हें हॉस्पिटल में मांगने के लिए लगाता है। उसके बाद सीन कट हो जाता है और सोयोन कहता है कि रात बहुत हो चुकी है तो तुम्हें घर जाना चाहिए, क्योंकि उसने सोयोन से कहा था कि जुंगयोंग को हमें कुछ सजा देनी होगी। तुम्हें उसे इतना मारना है जब तक वो स्कूल को ड्रॉप करने के लिए मान नहीं जाता, और मैं इसके बदले तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी। मैं तुम्हारे जवाब का कल तक वेट करूंगी। और उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब सुबह हो चुकी थी और सोयोन को एक कॉल आता है जिसमें उसे कहा जाता है कि तुम्हारी मम्मी को निमोनिया हो गया है। और ये सुनकर वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वो अपनी माँ को देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे अपनी माँ का इलाज कराने के लिए, और इसीलिए वो एजम की दोस्त की बात मान लेता है
वो अपने मुंह को काले कपड़े से पूरी तरह बांध लेता है और जंग योंग के रूम में चला जाता है। वो जंग योंग को बुरी तरह मारता है और उसे बंदी बना लेता है। वो उसे ये भी कहता है कि मैं तुम्हें इसीलिए मार रहा हूँ क्योंकि तुमने उस लड़की सोहना के साथ बहुत गलत किया है। ये सुन के जंग योंग डर जाता है और वो स्कूल छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जब सोहन वहां से जाने ही वाला था तो जंग योंग उसे सोहना को ब्लैकमेल करने वाली फोटोज दिखा देता है। अब सोहन को इस वजह से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो हथौड़ा लेता है और उसके एक पैर को हथौड़े से तोड़ देता है। और तभी उसे डॉक्टर की कही हुई बात याद आ जाती है कि तुम्हारे व्यवहार में अब बदलाव आएंगे, जिससे कि तुम्हें और भी ज्यादा गुस्सा आ सकता है। अब ये सोचकर वो वहां से निकल जाता है और रोड पर पहुंचता है और तभी उसके सामने चांदनी आ जाती है। और सेकंड एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में सुयोन जब हथौड़े से उसका पैर तोड़ देता है और उसका पैर पूरी तरह से जख्मी करके वो वहां से निकल जाता है। वो रास्ते पे पहुंचता है लेकिन तभी उसके सामने चांदनी आ जाती है जो उसके स्कूटर पर उसके रास्ते से जा रही थी। अब सुयोन चांदनी को जब देखता है तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है और चांदनी उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सुयोन उसे बताता है कि वो यहाँ पे दरअसल वर्कआउट करने के लिए आया था और मैं अभी अपनी बाइक लेने जा रहा हूँ। इस बीच चांदनी उसके शूज को भी देख लेती है जिसपे खून लगा हुआ था, लेकिन वो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें दूसरे दिन सुबह का समय दिखाया जाता है जहाँ पर चांदनी कोलम्बेरियम में आती है और अपने भाई की याद में वो फ्लावर्स रखती है। वो वहां पर इमोशनल होकर सारी बातों को याद कर रही होती है कि कैसे उसके भाई के मरने से कई सारे लोग खुश हुए, और वो कहती है कि न जाने मेरा भाई यहाँ पर कैसे जी रहा होगा। जब वहां से निकल रही होती है तो वहां पर सियोन आ जाता है और वो भी वहां पर अपने भाई की याद में आया था। वो उसे देखकर तुरंत छुप जाती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि सियोन के भाई को मरे हुए 3 साल हो चुके हैं और वो अपने भाई को याद करने के लिए अक्सर यहाँ पर आया करता था। जैसे ही वो वहां से निकलता है वैसे ही चांदनी आकर उसके भाई की फोटो देख रही थी। जैसे ही वहां से निकलता है वैसे ही चांदनी उसकी जगह पर आती है और उसके भाई की फोटो देखती है और तभी फिर से सियोन वहां पर आ जाता है और यहीं पर चांदनी सियोन को सच्चाई बताती है कि दरअसल वॉन्सॉक उसका जुड़वा भाई था। और सोयोन ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो पासी के एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं जहाँ सोयोन भी अपने भाई के बारे में उसे बताता है कि जो भाई उसका मर गया है वो दरअसल उसका बड़ा भाई था और एक दिन स्कूल में उसे काफी परेशान किया गया था। उसे कुछ स्टूडेंट्स ने टॉयलेट से जाने से रोका था और उसे मारा पीटा था और इसी बीच मेरे भाई ने अपने पैंट में ही पेशाब कर दी थी, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं रुके और उसे मारते गए और इसका उन लोगों ने वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया था और इसी वजह से मेरे भाई ने खुद को जान से मार डाला। और ये जो मंजर था वो उसकी माँ ने उसकी आंखों से देखा था, जो कि आज तक उसकी माँ भूल नहीं पाई है। अब सीन शिफ्ट होता है स्कूल की तरफ जहाँ बच्चे खुशी से झूम रहे थे क्योंकि सियोन ने जंग योंग की बुरी तरह पिटाई कर दी थी और उसे स्कूल से हमेशा के लिए निकलने के लिए धमकी दी थी। इसीलिए वो स्कूल छोड़कर जा रहा था और लोगों को ये नहीं पता था कि उसे किसने मारा है, लेकिन वो लोग बातें कर रहे थे कि जिसने भी उसे मारा पीटा है वो बहुत ही अच्छा काम किया है और वो जो बंदा है वो किसी हीरो से कम नहीं है। वो ये भी कहने लगते हैं कि हो सकता है कि वोंग सॉक को भी इसी बंदे ने मारा हो, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये दोनों ही बहुत ही घटिया इंसान लगते थे। अब हम देखते हैं जहाँ बास्केटबॉल गेम चालू हो जाता है और यहाँ पर सोयोन काफी ज्यादा अच्छा खेल रहा था, लेकिन तभी ओसांग सोयोन को धक्का देकर गिरा देता है और ये पूरा सीन सोयोन को पसंद करने वाली लड़की जियोन देख लेती है और वो ओसांग से कहती है कि तुमने उसे धक्का क्यों दिया, तुम उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम चीटिंग करो। अब उन दोनों की बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे को मारने पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद हम हॉस्पिटल में सुयोन और जियोन को देखते हैं और जियोन की बाह में मरहम पट्टी हो चुकी थी और वो रिकवर कर चुका था और दोनों उस हॉस्पिटल से निकल रहे होते हैं। लेकिन तभी ताइसो गलती से जियोन से टकरा जाती है, लेकिन वो तुरंत आगे बढ़ जाती है और जियोन उसे पहचान नहीं पाती। ताइसे दरअसल हॉस्पिटल में सियोना और उसके पिता से मिलने आई थी और सियोना काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसके जो शोषण करने वाला था उसने स्कूल छोड़ दिया था। और ताइसे सियोना के पिता से पैसे लेती है क्योंकि उनके बीच डील हुई थी कि जंगयोंग को स्कूल से बाहर निकालना है, और वैसे लेकर ताइसो लॉकर के पास जाती है और उसके अंदर जाकर रख देती है। उसके बाद हमें जीआई वांगडो नाम के पुलिस स्टेशन चीफ को दिखाया जाता है जो डिटेक्टिव जिन को जंगयोंग के हमलावर का पता लगाने के लिए कहता है। अब सीन शिफ्ट होता है चांदनी और ओसांग की तरफ जहाँ चांदनी ओसांग को वॉन्सॉक के बारे में पूछती है और ओसांग उसे ज्यादा कुछ नहीं बताता, लेकिन ये सबकी तरह उसकी बुराई नहीं करता। ये बताता है कि वॉन्सॉक काफी अच्छा इंसान था और हम दोनों काफी क्लोज भी थे, लेकिन ओसांग उसे वो नहीं बताता जो चांदनी उससे निकलवाना चाहती थी, इसीलिए वो तुरंत हड़बड़ा के वहां से निकल जाता है। लेकिन चांदनी देखती है कि ओसांग ने अपना मोबाइल वहीं पर छोड़ दिया है और मोबाइल देने के लिए वो उसे आवाज लगाती है, लेकिन वो उसकी आवाज सुन नहीं पाता। चांदनी उसका मोबाइल लौटाने के लिए उसके पीछे जाती है और ओसांग के घर पहुंच जाती है। यहाँ वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो वहां पर जियोन को भी देखती है जो कि इसी घर में रहा करती थी, और जियोन को मोबाइल देकर वो वहां से निकल जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि ओसांग चांदनी का वेट कर रहा था
और चांदनी को बताता है कि जियोन और मैं भाई बहन हैं और मेरे पिता ने 2 साल पहले जियोन की मम्मी से शादी की थी, तो प्लीज ये बात तुम किसी को मत बताना। चांदनी वादा करती है कि वो इस बात को किसी को नहीं बताएगी। इधर डिटेक्टिव्स अपना काम शुरू कर देते हैं और सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं कि चांदनी उस गली में किसी को देख कर रुकी थी। इधर चांदनी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी और वह जंग योंग के बारे में ही डिस्कशन चल रहा था। वो कहते हैं कि शायद जंग योंग को जिसने मारा है उसने जरूर वोंग सॉक को भी सबक सिखाया होगा, लेकिन बात यह है कि एक हीरो किसी की हत्या नहीं कर सकता, तो शायद वो वोंग सॉक को सजा दे रहा होगा और वो गलती से नीचे गिर गया होगा। इधर हम देखते हैं कि चांदनी सुयोन का घर ढूंढते ढूंढते उसके शूज तक पहुंच गई थी और उसे शूज में खून के दाग लगे हुए देखकर शायद चांदनी को उसके ऊपर शक होता है। वो उसके शूज को वहां से लेकर जाने वाली होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि सियोंग वहां पर पहुंच चुका है और उसके सर में काफी तेज दर्द हो रहा था, इसी वजह से उसकी नाक के खून के बूंद शूज पर टपक रहे थे। इस बात का फायदा उठाकर वो वहां से निकल जाती है, लेकिन फिर भी सुयोन को चांदनी दिख जाती है और वो घर के अंदर चेक करता है तो उसके शूज गायब थे और वो समझ चुका था कि चांदनी उसके शूज ले गई है। इधर डिटेक्टिव्स चांदनी का इंतजार कर रहे थे और वो चांदनी को सीसीटीवी फुटेज में देखकर उससे कहते हैं कि उस दिन उसने उस गली में किसको देखा था, क्या वो कोई अननोन था या फिर तुम्हारा कोई दोस्त था। तो चांदनी बताती है कि मैंने उस दिन सोयोन को देखा था, लेकिन चांदनी उसके शूज के बारे में डिटेक्टिव्स को नहीं बताती। अब ये सुनकर डिटेक्टिव सियोन के पास आते हैं और उससे सवाल पूछने लगते हैं कि आखिर तुम उस रात को उस गली में क्या कर रहे थे। तो सियोन बताता है कि मैं अपनी बाइक के लिए ऑटो रिपेयर शॉप गया था। ये सुनकर डिटेक्टिव उसे जाने की परमिशन दे देते हैं, लेकिन इसी बीच डिटेक्टिव जिन को उसके शूज पर खून लगने का निशान दिखाई देता है। अगले दिन सुबह चांदनी सियोन का इंतजार कर रही थी और जब वो वहां पर आता है तो चांदनी उसे बताती है कि क्या कल रात डिटेक्टिव तुम्हारे पास आए थे। तो सियोन कहता है कि तुमने ही तो उन्हें मेरे पास भेजा था। चांदनी सब क्लियर करती है और उसे सॉरी बोलती है और उसे कहती है कि उससे गलती हो गई। उसे ये भी कहती है कि उसने उसके जूते के बारे में पुलिस को नहीं बताया है और उसके बाद चांदनी उसके जूते उसे लौटा देती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसकी नाक से खून निकलता है तो क्या पता उसके जूते पर वो नाक से ही खून गिरा होगा। सियोन कहता है कि तुम्हें सबको बता देना चाहिए कि वो हीरो मैं ही हूँ जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन तुम बस याद रखो कि उस हीरो ने वोंग सॉक को नहीं मारा है। चांदनी ये सुन के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम ये कैसे कह रहे हो, और उसके बाद ये दोनों अपनी क्लास में पहुंच जाते हैं, लेकिन सियोन उससे कोई बात नहीं कहता। इसी बीच जियोन देखती है कि सियोन को चांदनी परेशान कर रही है, तो वो उसके पास आती है और उन दोनों की काफी बहस हो जाती है। अब हम देखते हैं कि रात के टाइम सियोन जिस शॉप में जॉब करता है और उस दिन जंगयोंग को मारते वक्त उसने अपने रूप छुपाने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया था उसने उसे बाहर उसी कचरे में मिलाकर रखा हुआ था। इस बीच सियोन ये भी देखता है कि डिटेक्टिव जॉन कस्टमर के रूप में वहां पर आई है। इधर चांदनी को उसके लॉकर में एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि तुम ऑडिटोरियम में आओ, मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है। ये देखकर वो तुरंत ऑडिटोरियम में चली जाती है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखता और तभी उसके पीछे से कोई उसके सर पे वार कर देता है जिससे कि वो बेहोश हो जाती है और कोई उसका मोबाइल लेकर उसके फिंगरप्रिंट से उसका मोबाइल अनलॉक कर देता है। जब चांदनी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है और वो चांदनी को बताता है कि मैंने तुम्हें ऑडिटोरियम में जाते वक्त देखा था, लेकिन जब बहुत वक्त बीत गया और तुम बाहर नहीं आई तो वो अंदर आया, जहाँ पे उसने उसे बेहोश पाया और वो उसे तुरंत यहाँ पर ले आया। जब वो हॉस्पिटल को देखती है तो उसका बिल पे करने की टेंशन में आ जाती है और जेबीओम उसे बताता है कि हॉस्पिटल का मालिक मेरा परिवार का ही है, तो उसे बिल भरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये सुन के चांदनी चैन की सांस लेती है और उसे कहती है कि एक ना एक दिन मैं तुम्हें पैसे जरूर दूंगी। अब स्कूल में हम देखते हैं कि जियोन आ रही थी और सब उसे देखकर अजीब सी हरकत कर रहे होते हैं। क्लास में जाने के बाद उसकी फ्रेंड मोबाइल में उसका एक न्यूड फोटो भेजती है जो कि किसी ने एडिट किया था, यानी कि वो उसका रियल फोटो नहीं था। ये देखकर जियोन काफी ज्यादा गुस्से से भर जाती है और पता लगाने के बाद वो चांदनी के फ्रेंड सोएदान के पास जाती है, लेकिन वो जियोन को बताती है कि उसने ये फोटो नहीं बनाई है, बल्कि ये फोटो उसको चांदनी ने सेंड किया था। जब चांदनी वहां पर पहुंचती है तो जियोन उस पर हमला करने लगती है और इसी बीच सियोन चांदनी का हाथ पकड़ लेता है और वहां से उसे लेकर निकल जाता है और सारे स्टूडेंट्स उन्हें देख रहे थे। यहीं पे तीसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की स्टार्ट में हम देखते हैं कि चांदनी का हाथ पकड़ के सियोन उसे अपने साथ ले जाता है और स्टूडेंट्स को ये देखकर लगता है कि शायद वो दोनों डेट कर रहे हैं। तब तक सियोन चांदनी को स्कूल के ग्राउंड में ले आता है, लेकिन चांदनी उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि तुमने मुझे वहां से क्यों लाया, अब सबको लगेगा कि मैंने ही ये सब किया है, तुम्हारा क्या हक बनता है कि तुम मुझे ऐसे पकड़ के लाओ। सियोन कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम वापस अपने स्कूल चली जाओ क्योंकि ये रास्ता तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। ये सुन के चांदनी गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। चांदनी उस न्यूड फोटो के बारे में सोच रही थी और तभी वहां पर उसकी फ्रेंड डायोन पहुंचती है और चांदनी अपनी फ्रेंड का फोन चेक करती है और उसे देखने के बाद वो हैरान हो जाती है
क्योंकि सच में उसके मोबाइल से ही उसकी फ्रेंड को ये मैसेज भेजा गया था। अब सीन चेंज होता है जहाँ पर स्कूल के ग्राउंड में अकेली चांदनी बैठी हुई थी और तभी वहां पर जेबॉम आता है और वो उसे बताती है कि उस दिन जब मैं ऑडिटोरियम में गई थी तो वहां पर चक्कर आने की वजह से वो नहीं गिरी थी, बल्कि किसी ने उस पर हमला किया था और उसके फिंगरप्रिंट की मदद से उसका मोबाइल अनलॉक कर लिया था और शायद उसके फोन से उसी ने ये सब किया होगा। तभी जेबॉम को एक आइडिया आता है और उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ जियोंग सियोन से कहती है कि तुमने चांदनी को क्यों बचाया। तो सियोन उसे कहता है कि उसने उसे इसीलिए बचाया क्योंकि वो निर्दोष है, लेकिन जियोंग उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी और उसके बाद वो दोनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं। यहाँ जियोन चांदनी और जिबोम को जब साथ में देखती है तो वो सोचती है कि आखिर ये चांदनी के साथ क्यों घूम रहा है। जिबोम चांदनी को बताता है कि मुझे सीसीटीवी फुटेज देखने की परमिशन मिल चुकी है और वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। जब वो उस कैमरे की फुटेज को चेक करता है तो वो देखता है कि चांदनी जब अंदर गई थी तो उसके पीछे एक लड़का गया था जिसने सफेद टोपी पहनी हुई थी। इधर क्लासरूम में जियोन की फ्रेंड उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है और जब वो क्लास के बाहर आते हैं तो जियोन की फ्रेंड उसे बताती है कि ओसोंग और तुम भाई बहन हो और ये बात सबको पता चल गई है। इस बार ये बात चैट की मदद से नहीं बल्कि मुंह जुबानी फैलाई गई थी और जियोंग को ये सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी वहां पर ओसांग भी आ जाता है। ओसांग उसे एक तरफ ले जाकर कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम उसे थप्पड़ नहीं मारती तो वो हमारा राज कभी नहीं खोलती। तभी जियोन कहती है कि शुरुआत उसने करी थी ना कि मैंने, और उसने मेरी न्यूड फोटो बनाई और सबको पता है कि वो नकली फोटो है, लेकिन फिर भी सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, इसीलिए मैं उस लड़की को तुरंत स्कूल से निकलवा दूंगी। मैं उसे इतना तंग करूंगी कि वो स्कूल छोड़कर चली जाएगी। और ओसांग जब ये सुनता है तो वो वहां से निकल जाता है। इधर चांदनी की शूटिंग प्रैक्टिस चालू हो गई थी और जेवम वहां पर आकर कहता है कि फुटेज में उसे उसके पीछे कोई भी नजर नहीं आया। यहाँ पर जेवम चांदनी से झूठ बोल रहा होता है और चांदनी ये सुन के काफी ज्यादा निराश हो जाती है। उधर हम ओसांग को देखते हैं जो कि अपने पिता को मिलने के लिए जाता है और उसके पिता पुलिस डिपार्टमेंट के हेड थे। वो उसे बताता है कि एक लड़की ने जियोन को काफी परेशान कर दिया है और ये सुन के उसके पिता कहते हैं कि बताओ बेटा मैं क्या कर सकता हूँ। ओसांग कहता है कि आप उस चांदनी नाम की लड़की को उसके पुराने स्कूल में वापस भेज दीजिए और वो बुसान से आई हुई लड़की है जो कि इलीगल वे में यहाँ पर रह रही है, तो आपको ये काम करने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। इधर चांदनी जब अपना मोबाइल देखती है तो उस पर जियोन का मैसेज आया हुआ था और वो उसे एक जगह बुलाती है मिलने के लिए। जब चांदनी उस जगह पर जाती है तो हम देखते हैं कि जियोन और उसकी फ्रेंड उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और वो तुरंत उसे मारने भी लगते हैं। इसीलिए चांदनी को काफी ज्यादा चोट लग जाती है और तभी जियोन इन लड़कियों को देख लेता है और चांदनी को बचाने के लिए तुरंत वहां पर पहुंचता है, लेकिन तब तक जियोन और उसकी फ्रेंड वहां से निकल चुकी थी। जब जियोन चांदनी के सामने आता है तो चांदनी उस हालत में अपने स्कूटर पे बैठ के वहां से निकल जाती है और तभी सियोन को उस जगह पर चांदनी का पर्स मिलता है। इधर चांदनी जब हॉस्टल पहुंचती है तो देखती है कि उसके बहुत सारे न्यूड फोटोज दीवार पर चिपकाए हुए हैं और वो तुरंत उन फोटोज को निकालने लगती है। तभी वहां पर हॉस्टल का मालिक आ जाता है और उसे बताता है कि मेरे पास पुलिस आई थी और तुम्हें आज रात ही इस कमरे को खाली करना पड़ेगा। तभी वहां पर सियोन चांदनी का पर्स लौटाने आ जाता है और उसने हॉस्टल के मालिक और चांदनी की बातें भी सुन ली थी, इसीलिए वो उसे अपने घर चलने के लिए कहता है और दीवार की ऊंची जगह पर एक न्यूड फोटो रह जाती है। तो सियोन की नजर उस पर चली जाती है और वो दोनों मिलकर उसे निकाल देते हैं। चांदनी भी सियोन के घर जाने के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। घर जाने के बाद चांदनी को भूख लगने लगती है और इसी कारण वो बाहर जाकर खाना खाकर आते हैं। उसके बाद वो चांदनी को बेड पर सुलाता है और खुद दूसरी जगह सो जाता है। इधर हम ओसांग को देखते हैं जो कि चांदनी और वोंग सॉन्ग के फोटोज और चैट्स देख रहा था और उसे यहाँ पे पता चल जाता है कि वो दोनों भाई बहन हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि उस दिन ऑडिटोरियम में चांदनी को ईंट से ओसांग ने ही मारा था। सुबह में चांदनी नाश्ता बनाती है और वैसे तो सुयोन बिना नाश्ते के स्कूल जाता था, लेकिन चांदनी के कहने पर वो नाश्ता कर लेता है और उसके हाथ का खाना खाकर वो काफी ज्यादा खुश होता है और उसके बाद वो दोनों स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं। स्कूल पहुंचने के बाद चांदनी को उस लॉकर में एक ऑडिटोरियम का 5वां पीरियड रखा था क्योंकि उसे लगता है कि ये जरूर जियोन की चाल होगी। जॉन उसके कुछ दूर पास ही खड़ी थी और वो तुरंत चांदनी के पास आकर उससे कहती है कि ना मैंने तुम्हारे न्यूड फोटोज को शेयर किया था और ना ही मैंने इस बारे में बताया है कि तुम और ओसांग भाई बहन हो, और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे परेशान होकर ये स्कूल छोड़ के चली जाऊंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। दूसरी तरफ जोसांग और जियान जिनको पता चल गया था कि चांदनी और वो लड़का भाई बहन थे। इधर तैसू ओसांग और जियोन का काफी ज्यादा मजाक उड़ाती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो दोनों भाई बहन हैं और इस पर वो दोनों काफी ज्यादा चिढ़ते हैं। अब हम जंग योंग को देखते हैं जो कि ओसांग से मिलने के लिए स्कूल में आता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ओसांग को जंग योंग ने कहा था कि वो उसके ऊपर हुए हमले का पता करे, लेकिन ओसांग को कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि किसने उस पर हमला किया है।
इसलिए जंगयोंग उस पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जंगयोंग ओसांग से काफी ज्यादा डर भी रहा था। उसके बाद जंगयोंग स्कूल के जिम में आकर मस्ती करने लगता है और इसी वजह से सोयोन की नींद खुल जाती है। और इसी बीच यहाँ पर जेबम भी आ जाता है और इन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी जंग बॉन्ग का एक दोस्त जेबम को धक्का दे देता है और देखकर सोयोंग तुरंत उठता है और जेबॉम की मदद करने आ जाता है। और उसके बाद वो अकेला ही जंगयोंग के दोस्तों से लड़ने लगता है, क्योंकि दरअसल सियोंग एक बॉक्सर था। इसलिए वो दोनों पर भारी पड़ता है और उनको बुरी तरह पीटता है, लेकिन जेबम सियोंग को रोक देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है चांदमी की तरफ, जहाँ पर एक ऑडिटोरियम में फिर से पांचवा पीरियड पढ़ा होता है। चांदनी जब वहां पर पहुंचती है तो उस ऑडिटोरियम में एक वीडियो चलाई जाती है, जो कि एक आम वीडियो था। लेकिन तभी अचानक से वहां स्टूडेंट्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और खासकर चांदनी की, क्योंकि उस वीडियो में कुछ और नहीं बल्कि चांदनी का भाई वॉन सॉक था। इसमें साफ दिख रहा था कि वॉन सॉक को किसी ने धक्का देकर मारा है। ये देखकर चांदनी के होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाती है कि वॉन्ग सॉक को मारा गया है। अब पुलिस भी इस केस को वापस से चालू कर देती है, और ओसांग के पिता, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के हेड थे, इस केस को डिटेक्टिव जेन और कैप्टन यांग के हाथ में सौंप देते हैं और उनको अपना बेस्ट देने के लिए कहते हैं। इधर जेबम ओसांग को मिलने के लिए बुलाता है और वो उससे कहता है कि तुमने चांदनी के साथ ऐसा क्यों किया। पहले तो ओसांग उसे कुछ भी नहीं कहता और नाटक करता है, लेकिन जेबोंग उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और उसे कहता है कि इस फुटेज में जो बंदा है वो तुम हो, क्योंकि जो चीज मैंने तुम्हें गिफ्ट में दी थी वही पहनकर तुम ऑडिटोरियम में गए थे। ये सुन के ओसांग कहता है कि मैंने ही उसके सर पे ईंट मारी थी, क्योंकि मुझे उससे बहुत ज्यादा नफरत है। मैं उसे देखता हूँ तो न जाने क्यों मेरे अंदर नफरत पैदा हो जाती है। जेबम कहता है कि जो हुआ वो उसे, और इस बारे में चांदनी को वो कुछ भी नहीं बताएगा, लेकिन आइंदा से तुम चांदनी को तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। जब जेबम वहां से जाने वाला होता है तो ओसांग उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि चांदनी कौन है? वो वॉन सॉक की जुड़वा बहन है, और मैंने खुद ये उसकी चैट में देखा है। जेबम जब ये सुनता है तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन ही बदल जाता है और वो तुरंत वहां से निकल जाता है। इधर हम तैसो को देखते हैं, जो कि अपना पार्ट टाइम जॉब खत्म करने के बाद वहां से निकल रही होती है, और तभी उसके सामने जियोन आ जाती है और अपनी फ्रेंड की मदद से वो उसे बुरी तरह पीटती है, क्योंकि तैसो ने सुबह उसका मजाक उड़ाया था। अगली सुबह स्कूल में जब जेबम आता है तो वो उन्हीं जूतों को लटका हुआ देखता है जो कि उसने ओसांग को दिया था। फिर ओसांग वहां पर आकर उसे ये जताने की कोशिश करता है कि तुम इस जूतों के बल पे साबित करना चाहते हो कि उस सीसीटीवी फुटेज में मैं हूँ, लेकिन तुम ऐसा साबित नहीं कर पाओगे। इधर हम चांदनी को देखते हैं, जिसे अपने लॉकर में एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि वो फर्स्ट पीरियड शूटिंग रेंज में उससे मिलने के लिए आए। अब स्कूल में पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो चुकी थी और टीचर चांदनी को कहते हैं कि तुम काउंसलिंग ऑफिस में जाओ, लेकिन चांदनी को तुरंत शूटिंग रेंज जाना था और उधर वो जो डिटेक्टिव्स थे वो उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें लगता है कि हमें चांदनी पर शायद ज्यादा प्रेशर डाल दिया है। इसे चांदनी डिसाइड करती है कि वो शूटिंग रेंज में जाएगी, इसीलिए वो तुरंत वहां पर पहुंच जाती है। और तभी उसके पीछे से एक शख्स आता है और वो कोई और नहीं बल्कि जेबम होता है। और फोर्थ एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम जेबम को देखते हैं, जो कि वहां पहुंचा ही था कि तभी चांदनी और वो एक व्हाइट टोपी वाले टी शर्ट पहने एक इंसान को देखते हैं, जो कि वहां से भाग रहा था। अब ये दोनों तुरंत उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो जो कोई भी था वो भाग निकलता है और इनके हाथ नहीं लगता। अब जेबम को लगता है कि चांदनी उस टी शर्ट वाले का चेहरा मेरी वजह से नहीं देख पाई, इसीलिए वो चांदनी से माफी मांगने लगता है। लेकिन चांदनी कहती है कि तुम ऐसा बिल्कुल मत करो, तुम ये बताओ कि तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ था, और क्या ये वही था जिसने मेरे सर पर वार किया था। जेबम बताता है कि मैंने तुम्हें यहाँ अकेले आते हुए देखा था, तो मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए यहाँ पर आ गया था, लेकिन ये वो शख्स नहीं लगता जिसने तुम पे वार किया था। अब चांदनी काउंसलिंग रूम में चली जाती है, जहाँ डिटेक्टिव्स उसका इंतजार कर रहे थे। तो सच्चाई सामने आ चुकी थी कि वॉन सॉक का मर्डर हुआ था, तो वापस से उन डिटेक्टिव्स ने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी थी। डिटेक्टिव जिन सबसे पहले तो चांदनी से माफी मांगती है और कुछ सवाल भी उससे पूछती है कि तुम्हें अगर वॉन सॉक की मौत से रिलेटेड कुछ भी मिला है तो वो उन्हें बताए। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहां हम जेबम को देखते हैं, जो कि ओसांग को अपने पास मैसेज करके बुलाता है और ओसांग से पूछता है कि क्या तुम वही थे जिसने चांदनी को नोट भेजा था। ओसांग ये सुन के साफ साफ मना कर देता है और वो कहता है कि जो मुझे चाहिए था वो पहले ही मुझे मिल चुका है, लेकिन तुम क्यों उसका इतना ख्याल रख रहे हो। जेबम उसे बताता है क्योंकि वो मेरी शूटिंग कोच है, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इधर हम एजंग को देखते हैं, जो कि स्कूल वापस आ चुकी थी और उसे तुरंत उल्टी हो जाती है। उधर हम सेयोन को भी देखते हैं, जिससे डिटेक्टिव कुछ सवाल कर रहे थे और वो उससे पूछते हैं क्या तुम्हारी और वॉनसॉक की लड़ाई हुई थी। लेकिन सुयोन उन्हें बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और उसका और मेरे बीच कोई भी लड़ाई नहीं थी। वॉनसॉक ने बस उसे एक बार फाइट के लिए चैलेंज किया था और मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद डिटेक्टिव उससे पूछते हैं कि उसका करीबी दोस्त कौन था, तो वो उसे ओसांग का नाम बताता है। अब हम सुयोन को उसकी माँ से मिलते हुए देखते हैं और इसी बीच वो काफी सारी पुरानी बातें करते हैं,
और ये सुन के सियोन की आंखें भर आती हैं और वो तुरंत तालाब किनारे जाता है और रोने लगता है। उसके बाद जब वो अपने घर पहुंचता है तो वहां पर वो चांदनी को देखता है, जो कि उसका इंतजार कर रही थी और वो पहले से काफी ज्यादा खुश भी लग रही थी। चांदनी बताती है कि वॉन सॉक के पेरेंट्स ने मुझे उसका सामान देने के लिए बुलाया है, तो क्या तुम मेरे साथ वहां पर चलोगे? तो ये सुन के वो हाँ कर देता है। अब वो दोनों मिलके वॉन सॉन्ग के पेरेंट्स के घर पहुंचते हैं, जहाँ वो चांदनी को बताते हैं कि तुम उसकी जुड़वा बहन हो तो ये सूटकेस तुम्हारे पास रहेगा, और अच्छा हुआ कम से कम उसने अपनी जान नहीं ली। उसके बाद वो चांदनी को सूटकेस दे देते हैं और फिर वो दोनों वहां से निकल ही रहे होते हैं कि तभी सुयोन वॉन सॉक के पेरेंट्स पर भड़क जाता है। वो उनसे कहता है कि वॉन सॉक को तुम्ही ने मार दिया है, क्योंकि तुम कैसे माता पिता हो जिसे अपने बेटे की कोई फिक्र ही नहीं है। अगर तुम लोगों का ऐसा ही बिहेवियर है तो तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे साथ रहते हुए जीते जी मर गया होगा। तभी चांदनी सियोन को शांत कराती है और वहां से निकल जाती है। वो दोनों अब बॉक्सिंग रिंग के साइड पर आकर बैठ जाते हैं और सूटकेस पर एक लॉक था, इसलिए चांदनी वो पासकोड लगाती है जो वो सबसे ज्यादा यूज करती थी, और उससे उसका जो सूटकेस होता है वो खुल जाता है। और जब वो सूटकेस के अंदर देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। उसमें चांदनी और वॉनसॉक की अनाथ आश्रम वाली फोटो थी, और साथ ही में चांदनी के दिए हुए वॉनसॉक को बहुत सारे गिफ्ट्स भी थे। उसके अंदर एक विस्की की बोतल भी थी, जिसको चांदनी देखकर मुस्कुराने लगती है और कहती है कि कुछ भी कहो मेरा भाई बदमाश बहुत था। फिर ये दोनों उसे पीते हैं और ये उनका फर्स्ट टाइम था। इस बीच चांदनी सेवन से पूछता है कि तुम क्या बनना चाहती हो, तो वो उसे बताती है कि अगर मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाई तो मैं एक सोल्जर बनना चाहती हूँ। इसके बाद जब वो घर आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि सोयोन काफी रो रहा था, और चांदनी जब उसे इस हालत में देखती है तो वो उसे हक कर लेती है। अगले दिन चांदनी स्कूल के पास गराज में पहुंचती है, जहाँ सियोन उसका वेट कर रहा था। उसके आने के बाद चांदनी उसे बताती है कि एजंग ने स्कूल शायद अब शुरू कर दिया है और मैं उसे तुरंत मिलना चाहती हूँ। और एजंग उसे बताती है कि वॉनसॉग ने तुमसे झूठ कहा है, मैं कभी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। ये सुन के चांदनी हैरान हो जाती है और वो उसे एजंग और वॉनसॉग की फोटो दिखाती है। तो एजंग उसे बताती है कि ये तब की फोटो है जब उसने उसे अपना नकली बॉयफ्रेंड बनाया था, लेकिन चांदनी जब ये सुनती है तो उसे उस पर यकीन नहीं होता। अब इतना कह के एजंग वहां से तुरंत चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट की तरफ, जहाँ एजंग तैसो और सोयोन खाना खा रहे थे। ये लोग देखते हैं कि एजंग खाने में जो चीज पसंद नहीं कर रही थी वो खा रही थी, और उसका व्यवहार बहुत ज्यादा अलग था। तभी एजंग इन दोनों को बताती है कि दरअसल वो प्रेग्नेंट है, और वो दोनों ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी तैसो को उल्टी वाला सीन याद आता है और एजंग उन्हें एक तरफ ले जाती है और इसके बारे में बताती है, जिसे सुन के वो सभी हैरान हो जाते हैं। एजंग उन्हें ये भी बताती है कि मेरी मॉम को ये सब कुछ पता है और मैं और मेरा बॉयफ्रेंड हम दोनों मिलकर हमारे बच्चे की परवरिश करेंगे, लेकिन वो बच्चे के बाप के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताती। वो ना उसका नाम बताती है और ना ही ये बताती है कि वो कौन है। अब सीन शिफ्ट होता है चांदनी की तरफ, जहाँ वो कैफे में जाती है जिस जगह के बारे में वॉनसॉक ने उसे बताया था। वो वॉनसॉक की फोटो उस कैफे की मालकिन को दिखाती है, लेकिन वो कहती है कि मैं इसको नहीं जानती। तभी बाजू में एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम सेंजी होता है, और वो कहता है कि क्या वो वॉनसॉक की फोटो है। ये सुन के चांदनी हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि जरूर उसे जानता होगा। और सेंजी उसे बताता है कि मैं और वॉनसॉक बहुत क्लोज थे और वो एक बहुत अच्छा इंसान था जो कि सबकी मदद किया करता था। वो हमेशा खिड़की के पास ही बैठा करते थे और मुझे उसकी आज भी याद आती है। उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें 2 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जब क्लास में सेंजी को जुंगयोंग परेशान कर रहा था और जंगयोंग उसके सर के ऊपर बहुत सारा दूध डाल देता है। और तभी वॉनसॉक वहां पर आता है जो कि जंगयोंग की अच्छी तरह धुलाई करता है। फिर उसके बाद कभी भी सेंजी को वो परेशान नहीं करता था। सेंजी उसको बताता है कि उसने मुझे ये भी बताया था कि वो एक ऑर्फनेज में पला बड़ा था, जहाँ पर वो अपनी बहन के साथ रहता था, लेकिन जब एक परिवार ने उसे गोद ले लिया था तो उसकी बहन अकेली छूट गई, और उसने उसे उसकी फोटो भी दिखाई थी। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ तैसो और एजंग एक तरफ हॉस्पिटल आए थे, और वहाँ जो डॉक्टर थी वो एक वुमेन थी। जब इनके डॉक्टर के पास जाने का नंबर आता है, तभी एक लड़का इन्हें रोककर सीधा अंदर चला जाता है, और डॉक्टर उसे देखकर घबरा जाती है और वो केस वापस लेने के लिए जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन डॉक्टर इतना डर गई थी कि वो पूरी तरह घायल हो चुकी थी। तभी एजंग कहती है कि इस लड़के का नाम जू है और इसने एक बार बेरहमी से सड़क पर डॉक्टर की बेटी को रोककर उसे 20 बार चाकू मार दिया था। तैसू कहती है कि इसे तो अब तक सलाखों के पीछे होना चाहिए, तो एजंग उसे बताती है कि वो एक माइनर था इसीलिए उसे छोड़ दिया गया था। इधर जेबम सियोन को ड्राइविंग सिखा रहा था और इनकी दोस्ती काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। टेसो शॉपिंग मॉल के सामने सियोन का इंतजार कर रही थी और उसे पूछने पर वो उसे बताती है कि तुम्हें फिर एक काम करना है। इधर जेबम जब अपने घर आता है तो उसे रूम के अंदर एक बुक मिलती है जो किसी ने वहां पर रखी हुई थी। वो उसकी माँ से जाकर पूछता है, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हारे रूम में कोई नहीं गया था। वो उस बुक को चेक करता है तो उसमें एक फोटो रखी हुई थी जिसमें वो भी था और दूसरा कोई पहचान में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो दरअसल एक पुरानी फोटो थी। उसके बाद तैसू सियोन से मिलती है
तो उसे बताती है कि वो डॉक्टर मॉक से मिलने गई थी, जहाँ उसकी बेटी यूजिन के साथ बहुत ही गलत हुआ था और जिस लड़के ने उसके साथ ये किया था उसे सजा मिलनी चाहिए। डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसकी बेटी जब रास्ते से आ रही थी तो जू ने उसे पकड़ लिया था और वहीं पर उसे 20 बार चाकू मार दिया था कि यूजिन उसे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती थी। वैसु और डॉक्टर के बीच दरअसल एक डील हो गई थी। फिर तैसो ने डॉक्टर से कहा था कि वो जू को सबक सिखाएगी और उससे माफी भी मंगवाएगी। इसलिए तैसो सुयॉन से कहती है कि तुम्हें ये काम करना होगा और बदले में मैं तुम्हारी मॉम के 6 महीने का बिल चुकता कर दूंगी। लेकिन तैसो सुयॉन को एक बात ध्यान रखने के लिए कहती है कि अगर तुम्हें इससे रिलेटेड कोई भी बात मुझसे करनी हो तो मुझे कॉल या मैसेज मत करना, या तो तुम मुझसे मिलने आना या फिर उसके लॉकर में नोट रख देना। अगली सुबह स्कूल में ओसांग और जीवम साथ में बैठे हुए थे और जेवम उसे फोटो के बारे में पूछने वाला था, लेकिन वहां तभी सुयॉन आ जाता है। जेवम अब सुयॉन को अपने साथ ले जाता है और उसे 2022 प्रो बास्केटबॉल लीग चैंपियन सीरीज की आज रात की वीआईपी टिकट देता है, जिसे देखकर सुयॉन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब क्लास में जेवम ओसांग को वो फोटो दिखाकर पूछता है कि ये कौन है। तो ओसांग उतने में चांदनी को देखकर उस फोटो को किताब के अंदर छुपा देता है। ओसांग उसे बताता है कि ये वॉन सॉक है। ये सुन के जीवम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इधर तैसू अपने पूरे काम की फील्डिंग लगा रही थी और दरअसल जू अपने गैराज में था, जहां वो अपने पिता के काम में हाथ बटा रहा था। तभी तैसू को पता चलता है कि वो आज रात अकेला ही गैराज में काम करेगा, इसीलिए वो तुरंत सुयॉन को मौके का फायदा उठाने के लिए कहती है। तैसू उससे कहती है कि उसे आज रात ही इस काम को अंजाम देना होगा, लेकिन जियोन को समझ नहीं आ रहा था कि वो बास्केटबॉल मैच देखने के लिए आए कि उसे ठिकाने लगाने के लिए। वो जेबम को तुरंत मैसेज करता है और उससे कहता है कि वो वहां पर नहीं आ सकता क्योंकि जू को सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी था। रात होते ही सोयोन उसके घर के बाहर पहुंचता है, जहां वो उसके कैमरास से बच जाता है और वो जू के गैराज में पहुंच जाता है और उसे पीट कर वो तुरंत उसे चेयर से बांध देता है। वो उसे डॉक्टर मॉक से माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन इस बार सोयोंग उसे इतना नहीं मारता जितना उसे जनियोंग को मारा था। जू उससे जान की भीख मांगने लगता है और उससे कहता है कि वो उसे यहाँ से जाने दे, लेकिन वो उससे कहता है कि वो डॉक्टर मॉक से माफी मांगे और वो माफी मांगने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद सोयोंग वहां से बाहर आता है और एक गली में जाकर अपना हुलिया चेंज कर लेता है और साइकिल पर बैठकर वहां से जाने लगता है। दूसरे दिन स्कूल में सोयोन तैसो को सब बता देता है कि कल रात सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अब सीन बदलता है और हम जू को देखते हैं, जिसे सोयोन उस हालत में छोड़कर चला गया था और किसी ने उस मौके का फायदा उठाया था और किसी ने उसे मार डाला था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सेंजी चांदमी को मिलने आता है और उसके मोबाइल में एक फोटो चांदमी और वॉन सॉक की थी, जिसे देखकर चांदमी हैरान रह जाती है और उससे पूछती है कि ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आई। वो चांदनी को बताता है कि मैंने पहले ही समझ लिया था कि तुम वॉन सॉक की छोटी बहन हो, इसीलिए वो यहाँ पर आया उसे फोटो दिखाने के लिए। सेंजी उसे ये भी बताता है कि मैंने ही वॉन सॉक का वीडियो ऑडिटोरियम में लगाया था ताकि सब लोग जान सकें कि उसको किसी ने मारा है। चांदनी उससे पूछती है कि ये वीडियो उसके पास कैसे आया, तो सेंजी बताता है कि उस दिन जब वॉन सॉक वीडियो कॉल पर बात कर रहा था तब मैंने उसके मजे लेने के लिए वो वीडियो रिकॉर्ड किया था। मैं मोबाइल को खिड़की के पास सेट करके चुपके से वहां से चला गया था। तभी उसने जोर के गिरने की आवाज सुनी और जब वो वहां पर पहुंचा तो वॉन सॉक नीचे गिरा हुआ था, इसलिए वो काफी डर गया था और वहां से वो भाग निकला था। चांदनी कहती है कि तुमने ये वीडियो पुलिस को क्यों नहीं दिखाई, तो बताता है कि अगर वो पुलिस को ये दिखाता तो वो लोग उसे ही जेल में डाल देते, लेकिन अब मैंने हिम्मत करी है और उस वीडियो की सच्चाई सबके सामने लाई है, इसलिए मैं तुमसे कांटेक्ट करने के लिए तुम्हारे लॉकर में नोट रखता था। चांदनी पूछती है कि वॉन सॉक को किसने धक्का दिया होगा, तो वो सोयोन का नाम लेता है। दूसरे सीन में हम सोयोन को देखते हैं जो कि जेबम को मैसेज सेंड करता है और मैसेज उस तक पहुंचा ही नहीं था, इसीलिए सोयोन जेबम से माफी मांगने लगता है। और जब इन दोनों की दोस्ती बढ़ती जा रही थी तो ओसांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ओसांग जेबम को लेकर स्कूल के एक साइट में जाता है, जहां वो जेबम से कहता है कि तुम्हें सिर्फ मुझ पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हारे पास ये फोटो देख ली तो बात डिटेक्टिव्स तक जा सकती है। ये कह के ओसांग तुरंत उस तस्वीर को जला देता है। अब हम डिटेक्टिव्स को देखते हैं जो कि जू की लाश के पास खड़े थे और वो वहां पर उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। डिटेक्टिव जिन जब देखती है तो वो उस मर्डर का पैटर्न देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि सेम पैटर्न जंगयोंग की पिटाई में भी था। इधर हम क्लास में चांदनी को देखते हैं जो कि बार बार सियोंग के शूज और उसके बैंड को देख रही थी, क्योंकि सेंजी की वजह से उसे अब सियोन पे शक हो रहा था। इधर स्कूल में अब सबको पता चल जाता है कि चांदनी वॉन सॉक की बहन है और सभी लोग ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान थे। जियोन इस बात का फायदा उठाकर चांदनी को गुस्सा दिला रही होती है कि तुमने ये बात उनसे क्यों छुपाई। तभी ये जंग वहां पर आ जाती है और चांदनी को साइड में ले जाती है, लेकिन जियोन ने हद पार कर दी थी, तो चांदनी उस पर टूट पड़ती है और वो उसे थप्पड़ ही थप्पड़ लगाने लगती है। चांदनी उसके मार मार कर उसका चेहरा पूरा लाल कर देती है और फिर सब मिलकर उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इस पर जियोन की मॉम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चांदनी को स्कूल से निकालने के लिए कहती है और चांदनी को स्कूल की तरफ से कुछ दिन घर में ही रुकने के लिए कहा जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ चांदनी तैसो और एजंग के साथ खाना खा रही होती है
और एजंग यहाँ उसे बताती है कि वॉन सॉक सिर्फ ओसांग की वजह से ही बिगड़ा था, वरना पहले वो सबकी मदद किया करता था। वॉन सॉक स्कूल में सबसे अव्वल था और सबसे बेस्ट फाइटर भी था, लेकिन ओसांग जो भी उससे कहता था वो उसे करना पड़ता था। एक बार जब वो और उसका बॉयफ्रेंड अकेला वक्त गुजार रहे थे, तब उसने ओसांग को देखा था जो कि वॉन सॉक पर हुकूमत जमा रहा था, और ओसांग जैसा कह रहा था तुम्हारा भाई वैसा ही कर रहा था। उसने उसे कहते हुए सुना था कि तुम्हें एम स्वामी का मुंह बंद करना होगा और मैं तुम्हें इसके लिए आखिरी मौका देता हूँ। ये सुन के चांदनी हैरान हो जाती है और इस बात का पता लगाने के लिए वो सेंजी के पास जाती है, लेकिन सेंजी उससे कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इधर पुलिस चीफ डिटेक्टिव से कहता है कि वो दोनों केस एकदम सेम लग रहे हैं, इसीलिए वो इसी केस पर अब काम करें। अब जंग योंग और जू केस पर काम करना वो लोग शुरू कर देते हैं, और सबसे पहले वो डिटेक्टिव जंग योंग के पास जाते हैं। वो उन्हें बताता है कि हमलावर ने जब मुझे एक पंच मारा तो मैं तुरंत बेहोश हो गया था, और उसका पंच बहुत ही जोर से लगा था, यानी कि वो बॉक्सर रहा होगा। और उस हमलावर के अंदर से उसे फैक्ट्री की मशीन वाली स्मेल आ रही थी, मानो कि किसी हॉस्पिटल से गुजरा हो, और वहां की सुगंध भी उसे आ रही थी। अभी सुनकर डिटेक्टिव जिन सोयोन के पास जाती है और दूसरा डिटेक्टिव चांदमी की तरफ जाता है, जहाँ चांदमी से पूछता है कि उस रात सेयोंग को उसने किस हालत में देखा था। इधर डिटेक्टिव जिम सियोन के पास पहुंच गई थी और वो टेढ़े सवाल उससे पूछने लगती है, लेकिन वो काफी चालाक था, जिसकी वजह से डिटेक्टिव उससे सबूत नहीं इकट्ठा करवा पाती। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जेबम को देखते हैं, जिसको नहीं पता था कि आखिर वो कहाँ पर है, इसीलिए वो अपनी मॉम को कॉल करके इसके बारे में बताता है। इधर जियोन जो कि ओसांग का पिता होता है, वो चांदमी को स्कूल से निकालने की बात करता है, और उधर चांदमी शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस कर रही थी। वो जैसे ही उसे देखता है वैसे ही एजेंट की कही हुई बात उसे याद आ जाती है, और इसी की वजह से ओसोंग बुरा आदमी बना था। ओसांग चांदमी से आकर कहता है कि मुझे पहले नहीं पता था कि तुम वोसोंग की बहन हो, वरना मैं तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प करता। इधर जेबम की मॉम ने उसका पता लगा लिया था और वो उसे घर ले आई थी। इधर स्कूल में जंग योंग सुयोन का रास्ता अड़ा देता है और उसे अपने दोस्तों से वो खूब पिटवाता है, क्योंकि उसे शक था कि उस रात को उसने ही उसे पंच मारा था, लेकिन सुयोन भी समझ चुका था, इसीलिए वो हरकत नहीं करता। इधर तैसू हॉस्पिटल में डॉक्टर मॉक से मिलने आती है और वो देखती है कि डिटेक्टिव जिन भी यहाँ पर आई हुई थी। जिन के जाने के बाद तैसू डॉक्टर मॉक के पास जाती है और वो तैसू को बताती है कि जू मर चुका है। इससे वो काफी डर जाती है और सुयोन से मिलने के लिए चली जाती है। इधर ओसांग अपने पिता से जाकर रिक्वेस्ट करता है कि वो चांदमी को स्कूल से ना निकाले, क्योंकि वो गरीब है और जियोन भी निर्दोष नहीं है। इधर डिटेक्टिव सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे, और तभी जंग योंग की कही बात डिटेक्टिव जिन को याद आ जाती है कि हमलावर में शराब और तेल की सुगंध आ रही थी। उसका शक सीधे सोयोंग की तरफ जाता है, क्योंकि वो शॉपिंग मॉल में काम करता है और वो बॉलिंग एली को भी साफ करता है। अब तैसो सोयोंग के पास जाती है और उसे बताती है कि जू मर चुका है, और ये सुन के वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। सियोन बताता है कि मैंने उसे बस थोड़ा सा ही मारा था, और जब मैं वहां से जा रहा था तो वो चिल्ला चिल्ला कर मुझसे माफी मांग रहा था। तैसू कहती है कि तुम पुलिस को सब कुछ सच बता दो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो पुलिस तुम्हें ही हत्यारा समझ के तुम्हें अंदर डाल देगी। इस डिटेक्टिव्स को पूरा शक सियोन पे आ गया था और वो शॉपिंग मॉल जाने के लिए निकल जाते हैं, और सियोन का वो लोग लॉकर खोलने लगते हैं, लेकिन उसमें उन्हें कुछ खास नहीं मिलता। उसके बाद डिटेक्टिव जिन निकल जाती है सोयोन का बॉक्सिंग क्लब वाला लॉकर चेक करने के लिए, इसीलिए उसने दूसरे डिटेक्टिव को वहां पर रुकने के लिए कहा था। सियोन जब बॉक्सिंग क्लब से निकलता है तो उसका जो बॉक्सिंग बैग था वो लॉकर के अंदर ही था, और डिटेक्टिव जिन काफी तेज कार भगाती है ताकि वो उससे भी जल्दी वहां पहुंच सके। इसी बीच चांदनी अपने भाई के सूटकेस से गन निकालती है और किसी को मारने की योजना बनाने लगती है। उधर से सियोन काफी तेज बाइक भगा रहा था, लेकिन डिटेक्टिव जिन जल्दी निकलने के कारण बॉक्सिंग क्लब पहले पहुंच जाती है और जबरदस्ती कोच के मना करने के बावजूद भी सियोन का लॉकर तोड़ देती है, और उसी समय वो भी वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन दरअसल उसके लॉकर में उसका बैग नहीं था, क्योंकि शायद सुयोन का बैग चांदनी ने ले लिया था, और वो उस बैग को बुसान डिलीवर करती है। सुयोन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका बैग कौन ले गया। उधर जिबो मुसांग को बताता है कि मुझे याद आया कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की थी और इसीलिए 6 महीने वो हॉस्पिटल में था। होसांग से ये भी पूछता है क्या मैंने ही वोनसॉक को तो नहीं मारा है। इधर सुयोन जब घर पहुंचता है तो चांदनी उससे बिल्कुल ही बात नहीं करना चाहती थी, और उसे लगता है कि शायद चांदनी उससे नफरत करने लगी है। अगले दिन चांदनी बुसान जाकर उसके डिलीवर किए हुए बॉक्स को लेती है, और इधर बॉक्सिंग क्लब के लॉकर में सुयोन को एक नोट मिलता है। उसमें लिखा था कि अगर तुम्हें बैग चाहिए तो तुम बुसान आ जाओ। अब सुयोन ये पढ़ के तुरंत बुसान के लिए निकल जाता है, और जब वो वहां पर पहुंचता है तो चांदनी के दिए हुए एड्रेस पर वो जाता है, जिसमें उसे बहुत सालों से बंद पड़ी एक फैक्ट्री में बुलाया था। सुयोन उसे आवाज लगाता है और चांदनी उसके सामने गन लेकर खड़ी हो जाती है और उसे पूछती है कि तुम मुझे सच बताओ कि आखिर तुमने मेरे भाई को क्यों मारा। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा है, और चाहो तो तुम मेरा बैग पुलिस को दे दो। लेकिन चांदनी के दिमाग में उसके भाई का कातिल ही घूम रहा था, और देखते ही देखते चांदनी उसे शूट कर देती है, और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब चांदबीन ने सुयॉन पर गोली चलाई थी तो वो इस तरह चलाई थी कि सुयॉन के हाथ पर बारीक सी टच होकर वो गोली निकल गई थी। चांदनी उस पर जोर से चिल्लाती है और सुयॉन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। उस दिन मैंने ही जंगयोंग के पैर को हथौड़े से तोड़ा था, लेकिन जू नाम के बंदे को उसने बिल्कुल नहीं मारा है। ये सुन के वो कहती है कि तुम चुप रहो, मेरे भाई को तुमने क्यों मारा? तो वो कहता है कि तुम्हारे भाई को मैंने नहीं मारा है, लेकिन वो उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रही थी। इसीलिए वो उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है और खुद के सर पे लगा देता है और कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे भाई को मारा होगा तो मैं खुद को अभी क्यों ना मार दूं। तभी चांदनी के मोबाइल पर एक कॉल आता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो कॉल उसके भाई के मोबाइल से था। वो जैसे ही उस कॉल को उठाती है तो उस कॉल में कोई भी जवाब नहीं देता। उसके बाद चांदनी अपनी तरफ से अपने भाई के नंबर पे कॉल करती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो फोन नहीं लगता। इधर हम जेबम को देखते हैं जो कि बास्केटबॉल ग्राउंड में बैठा हुआ था और वो कल की बात को याद कर रहा था। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब उसने ओसांग से पूछा था कि क्या मैंने ही वॉनसॉक को मारा है, तब ओसांग उसे समझाता है कि तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा करो, तुम ऐसे हो जाओ कि तुम दोनों कभी मिले ही ना हो, और इसी में उसकी भलाई है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ओसांग को भी सब पता होता है कि उसकी मौत दरअसल कार एक्सीडेंट में नहीं हुई थी। ओसांग उसे बताता है कि तुम अपने माता पिता की कंपनी के पास से बिल्डिंग से कूद गए थे, लेकिन किसी को नहीं पता है कि तुमने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि वहां पर उन्हें कोई भी नोट नहीं मिला था। कार एक्सीडेंट वाली बात तुम्हारे माता पिता की है और इसीलिए ये बात उन्हें तुम मत बताना, और ये भी कि तुम्हारी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ रही है। और फिर वो कहता है कि मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए एक चीज है जो कि अभी मेरे पास नहीं है। इधर चांदनी को कॉल आने के कारण वो समझ जाती है कि सियोन ने उसके भाई को नहीं मारा है, और अभी दोनों उस बैग के अंदर हर एक चीज को और उस बैग को जला देते हैं। और चांदनी सुयोन को एक नई हुडी और बैंडेज का सामान खरीद के देती है क्योंकि उसकी टी शर्ट फट गई थी और उसका हाथ भी जख्मी हो चुका था। चांदनी उसे एक फोटो स्टूडियो में लाती है और उसकी बैंडेज करती है और नई हुडी उसे पहना देती है, और फिर सोयोन अपनी फोटो खिंचवाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओसांग बास्केटबॉल खेलने के बाद जेबम के पास आकर बैठता है और जेबम काफी ज्यादा उलझा हुआ था। वो ओसांग से कहता है कि तुमने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया है जब तुम्हें बास्केटबॉल ही खेलना था। इस पर ओसांग उससे माफी मांगता है और वो उसे वो चीज दिखाता है जिसके लिए ओसांग ने उसे बताने के लिए कहा था। ओसांग उसे एक एल्बम निकाल कर देता है और कहता है कि तुमने वहां से कूदने से कुछ दिन पहले मुझे रखने के लिए ये दिया था, लेकिन मुझे ये देखने से मना किया था। लेकिन जब तुम्हारी याददाश्त चली गई थी तो मैंने इसे खोल कर देख लिया था, और हम देखते हैं कि इसमें कुछ फोटोज हैं जो कि जेबम और वॉनसॉक की थी। ये फोटो साबित कर रही थी कि वो दोनों कितने ज्यादा क्लोज थे। और ये देखकर जेबम और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसे ढंग से वॉनसॉक के बारे में याद नहीं था। इधर सोयोन चांदनी से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये बैग के बारे में कैसे पता चला, तो वो ओसांग का नाम लेती है और बताती है कि वो ओसांग से मिली थी क्योंकि उसने मेरे भाई की किसी कमजोरी का सहारा लेकर उसे धमकाया था, और तभी उसने मुझे बताया था कि जब वो अपने पापा से मिलने गया था तो बताते हैं कि जंगयोंग को जिसने पीटा था और जू को जिसने मारा है वो शायद एक ही इंसान है। उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज भी मिली थी जिसमें वो एक बैग वाले शख्स को देखते हैं, इसीलिए चांदनी को उसका उस रात वाला सीन याद आया था। और उस टाइम दरअसल मैं छत पर ही थी, इसीलिए जब पुलिस को उसने देखा तो वो समझ गई थी और वो नहीं चाहती थी कि पुलिस उससे कुछ सवाल जवाब करे, इसीलिए उसने वो कॉल वाली बात पुलिस को नहीं बताई थी। दूसरी तरफ हम एजंग को देखते हैं जो कि अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड को तैसो से मिलवाने के लिए लाती है, लेकिन तैसो उसके बॉयफ्रेंड के साथ गुस्से से पेश आती है और उसे धमकी देती है कि अगर एजंग को खरोच भी आई तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। हमें यहाँ पता चलता है कि तैसो के मॉम डैड कुछ दिनों के लिए काम से बाहर गए हुए थे और उसी वक्त एजंग यहाँ पर रुकने वाली थी। इधर चांदनी और सुयोंग उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनते हैं जो कि उसके भाई के फोन से आया था और उसमें उन्हें एक अलग तरह की आवाज सुनाई देती है। दूसरी तरफ जेबम अब वॉनसॉक के साथ वाली तस्वीर को जला देता है ताकि किसी को फोटो ना मिले और पुलिस उस तक ना पहुंच पाए। अब दूसरे दिन सुबह जब चांदनी की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को अकेला पाती है और तभी उसे एक नोट मिलता है जो कि सोयोन ने लिखा था। उसमें लिखा था कि भूल जाओ कि मैं बुसान आया था, और उसमें उसको थैंक यू भी कहा गया था। उसके बाद हम सुयोन को ट्रेन से उतरते हुए देखते हैं और तभी उसके सर में जोर से दर्द होता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब हम स्कूल के पास के गराज को देखते हैं जहाँ सुयोन अपनी बाइक खड़ा करता था और वहां पर डिटेक्टिव जिन होती है जो कि सुयोन जब उसे नहीं मिलता तो वो वहां पर उसका पता लगाने लगती है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। तभी वहां पर चांदनी अपना स्कूटर खड़ा करने के लिए आती है क्योंकि चांदनी बुसान से लौट आई थी। डिटेक्टिव जिन जब उसे देखती है तो वो उसे बताती है कि तुम और सुयोन काफी ज्यादा क्लोज हो रहे हो, तो जानवी कहती है कि दरअसल वो उसका क्लासमेट है। जाते जाते डिटेक्टिव उसे कहती है कि तुम उससे ज्यादा क्लोज मत हो क्योंकि इससे उसका ही नुकसान हो सकता है।
क्लास में टीचर स्टूडेंट्स को गलत अफवाह फैलाने से चेतावनी देती हैं और जेबम स्कूल आना बंद कर देता है क्योंकि जियोन को उस पर नजर रखने के लिए कहा गया क्योंकि ओसांग ने जियोन को उस पर नजर रखने के लिए कहा था। इधर डिटेक्टिव सीसीटीवी फुटेज में चांदमी को देखते हैं जो कि बड़ा बैग ले जाते हुए नजर आ रही थी। और दूसरा डिटेक्टिव कहता है कि जब वो उसे बुलाने के लिए सोयोन के लॉकर से सीढ़ियों पर आ रहा था तो उसने चांदमी को देखा था जो कि काफी घबराई हुई थी और हड़बड़ी में वो कहीं जा रही थी। इधर जेबम सियोन को कॉल करके परेशान हो जाता है और फोन बंद होने के कारण वो कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। ये देखकर जेबम तुरंत सोयोन के घर जाने के लिए निकल जाता है लेकिन तभी वो चांदमी को ऊपर जाता हुआ देखता है जो कि सोयोन के घर पर जा रही थी। ये देखकर वो उसका पीछा करता है और वहां पर पहुंचता है और वो उसे मैसेज सेंड करता है उससे मिलने के लिए। तो चांदमी जल्दी से वहां से चली जाती है लेकिन जेबम वहीं पर रहता है। उसके निकलने के बाद वो रूम के अंदर जाता है और वो देखता है कि चांदमी शायद यहाँ रह रही है और सोयान और चांदमी की बुसान की कुछ फोटोज भी देख लेता है जिससे वो समझ जाता है कि वो दोनों बुसान होकर आए हैं। इधर तैसू और एजंग साथ में घर आ रहे थे और तभी एक डिटेक्टिव तैसू से मिलता है और उससे पूछता है कि सोयान को सबसे ज्यादा कॉल और मैसेज तुमने क्यों किया था। तो एजंग उसे कुछ भी नहीं बताती और उसे मना करके वहां से चली जाती है। घर जाने के बाद तैसो एजंग को बताती है कि जो जंग योंग के साथ हुआ वो दरअसल सोयोन ने किया था लेकिन हम एक बार जब क्लिनिक में गए थे तो मुझे वहां पर एक लड़के के बारे में बताया था जिसका नाम जू था और सियोन ने ही उसे सबक सिखाया था लेकिन वो मर चुका है और उसका इल्जाम अब सियोन पे आ रहा है लेकिन सियोन ने उसे बिल्कुल नहीं मारा है। इधर जेबम के घर ओसांग उसका हाल जानने के लिए आता है और वहां जेबम की मॉम उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपने बेटे जैसा ही मानती हूँ और मुझे तुम पे बहुत ज्यादा भरोसा है इसीलिए मैंने अपने बेटे के मोबाइल में ट्रैकर ऐप डाउनलोड किया हुआ है। ये सुनकर ओसांग उसकी लोकेशन निकालता है और वहां पर पहुंच जाता है और ये देखकर जेबम की मॉम समझ जाती है कि उसकी यादाश्त वापस आ रही है। उधर अब ओसांग और उसकी बहन जियोन एक साथ वहीं पर पहुंच जाते हैं और जेबम वहां पर पहले से ही मौजूद था तो ये दोनों भी जेबम की तरह हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनको वहां पर चांदनी के कपड़े और बाकी चीजें नजर आ रही थी लेकिन गुस्सा सिर्फ जियोन को आता है क्योंकि वो सियोन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी और वो जल रही थी कि चांदनी उसे कहीं ना ले जाए। उधर चांदनी जेबम का वेट कर रही थी और तभी जेबम उसे मैसेज करके बोलता है कि सॉरी मैं वहां पर नहीं आ सकता। अब सीन शिफ्ट होता है सुयोन की तरफ जो कि रात को हॉस्पिटल में था और डॉक्टर उससे कहता है कि अब तुम कल से यहाँ से जा सकते हो क्योंकि तुम्हारी हालत इतनी खराब भी नहीं है और ज्यादा ठीक भी नहीं है। अगली सुबह चांदनी स्कूल के लिए काफी तेज रफ्तार से निकल लेती है लेकिन वो जब ब्रेक मारने के लिए जाती है तो उसकी ब्रेक पूरी तरह फेल हो जाती है और सामने उसे पन्नियों से भरे नरम चीज में काफी सारे गट्टे दिखते हैं। तो वो अपना स्कूटर रोकने के लिए उसी में डाल देती है और इसी बीच उसके घुटने पर चोट आ जाती है। जब वो गैराज जाती है तो उसे पता चलता है किसी ने जानबूझकर उसके ब्रेक फेल कर दिए थे और स्कूल पहुंचने पर वो जोर जोर से कहती है कि जो भी मुझे मारना चाहता है वो कामयाब नहीं होगा और मैं उसे बहुत जल्द पकड़ लूंगी और उसे सजा भी दूंगी। तभी तैसो उसे चुप कराने लगती है। उसके बाद एजंग और तैसो उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं लेकिन वो कहती है कि उसे हॉस्पिटल नहीं जाना है बल्कि मैं घर जाकर आराम करना चाहती हूँ। चांदनी के यहाँ से जाने के बाद एजंग तैसो से कहती है कि आज उसका बर्थडे है और सभी उसका बर्थडे पार्टी प्लान करते हैं और वो लोग उसका बर्थडे बनाते हैं और उसांग भी चांदनी के बर्थडे पार्टी में जेबम को ढूंढते हुए आ जाता है। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। एट्थ एपिसोड की शुरुआत में हम ओसांग को देखते हैं जिसके फोन की रिंगटोन बजती है जो वॉन सॉक के फोन से कॉल आने पर सुनाई दे रही थी और इसे सुयोन भी सुन लेता है। अब पार्टी खत्म होने के बाद सुयोन ये बात चांदनी को बताता है। अब वो बिना सोचे समझे सीधा ओसांग को मारने के लिए निकलने वाली थी लेकिन सुयोन उसे समझाता है कि ये सही वक्त नहीं है, हमें फिर से उस फोन को एक बार चेक करना होगा ताकि हमें सही कातिल मिल सके। इधर जीवम अपने घर में नहीं गया था और वो कहता है कि मुझे अकेले में बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कुछ गलत काम किया हो। तो साम उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा इसीलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ रही है। तुम सिर्फ बिल्डिंग पे से कूदे थे जिसकी वजह से तुम्हारे सर में चोट आ गई थी। जीवम का अंदाज अचानक से बदल जाता है और वो ओसांग से कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में इतना कैसे पता है? क्या तुम वॉनसॉक और मेरे बीच की फोटोज को देखकर मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? हमारे बीच कुछ ऐसा रिलेशन तो नहीं था ना जो तुम जानते हो। उसे ये भी कहता है या तुम मुझे मार दोगे अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी तो। ये सुन के ओसांग जेबम के मुंह पे मुक्का मार देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है लेकिन जेबम खड़े होकर फिर से उससे कहता है मेरे और ओसांग के बीच क्या रिलेशन था। अब सीन चेंज होता है जहां चांदनी और सियोन अपने घर पहुंच चुके थे और यहाँ हमें पता चलता है कि चांदनी ओसांग के बारे में डिटेक्टिव को सब कुछ बताने वाली थी क्योंकि उसके पिता पुलिस चीफ थे और उस पर पहले ही डिटेक्टिव्स ने वॉन सॉक की मौत के ऊपर इतनी रिसर्च नहीं की थी। तो अब इनका होश में आने के बाद उनका कोई फायदा नहीं। सुयोन कहता है कि मैंने तुम्हारे जन्मदिन पर कोई तोहफा नहीं दिया इसलिए तुम मुझसे जो चाहे मांग सकती हो। तो चांदनी सोयोन के शूज के लाल बैंड मांगती है। ये सुन के सोयोन का दिल तो नहीं करता उसे वो देने का क्योंकि वो बैंड उसकी मॉम के शूज के थे। तो वो अपनी मॉम को याद करके उसे अच्छे से धोता है और सुखा देता है।
अब हम डिटेक्टिव्स की मीटिंग को देखते हैं, जिसमें उन्हें मिली एक रसीद पर डिस्कस हो रहा था। और वो जो रसीद थी वो जू को मारने वाले शख्स की थी, जो शायद उसे मारते हुए उसकी जेब से गिर गई हो। डिटेक्टिव्स हर शॉपिंग मॉल को चेक करने लगते हैं और फाइनली एक शॉपिंग मॉल का पता चल जाता है जहां से वो रसीद निकाली गई थी। अब इसका पता एक डिटेक्टिव को लग चुका था, लेकिन वो डिटेक्टिव जिन से इस बात को छुपा देता है। उधर सुयोन अपने शूज का लाल बैंड चांदनी को दे देता है, जिससे वो काफी खुश हो जाती है। उसके बाद वो तैसू और एजेंट से मिलता है और सियोन कहता है कि वो कौन है जिसने चांदनी के ब्रेक्स काट दिए थे। अब इन दोनों को जियोन पे शक होता है और ये ओसांग के फोन को चेक करने के लिए एक प्लान बनाते हैं, ताकि वो जान सके कि क्या वो ओसांग ही था जिसने चांदनी को वॉन सॉक के फोन से कॉल किया था। अब क्लास में प्लान के अनुसार तैसो जानबूझकर ओसांग से झगड़ा कर लेती है और इसी मौके का फायदा उठाकर एजांग ओसांग का फोन उठाकर सियोन को दे देती है। वो टॉयलेट में उसे लेकर जाते हैं, लेकिन वो फोन नया होने के कारण उसमें डेट की हिस्ट्री नहीं थी। उधर ट्रैकर की मदद से ओसोंग टॉयलेट पहुंच जाता है, पर सुयोन उस मोबाइल को वहीं रख के दूसरे टॉयलेट में चला जाता है। सुयोन को लगता है कि शायद ओसांग चला गया है, लेकिन वो सुयोन को वहां से जाते हुए देख लेता है। सुयोन अब ये बात चांदनी को बताता है, तो चांदनी निराश हो जाती है। इधर डिटेक्टिव ह्यून पुलिस के चीफ यानी ओसांग के पिता से मिलने आता है और वो उन्हें बताता है कि वो रसीद ओसांग की है। ओसांग के पिता इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं और इस बात को वो उसे छुपाने के लिए कहते हैं। इधर सुयोन अपने घर जा रहा था और तभी उस पर पीछे से कोई हमला कर देता है, लेकिन सुयोन उसे बिल्कुल भी वहां से जाने नहीं देता और हम देखते हैं कि वो कोई नहीं बल्कि वो सेंजी था। सुयोन उसे अपने घर ले जाता है और चांदनी उसकी मरहम पट्टी करती है और हमें पता चलता है कि उस दिन घर में सारी तोड़फोड़ सेंजी ने की थी और अभी भी वो सुयोन को इसीलिए मारने वाला था क्योंकि वो उसे वॉन सॉक का हत्यारा समझता था। लेकिन चांदनी उसे समझाती है और वो कहती है कि ये उसकी मदद कर रहा है, बल्कि ये हत्यारा नहीं है। अगले दिन डिटेक्टिव ह्यून फिर से पुलिस चीफ के ऑफिस में जाकर उसे बताता है, तो ओसांग का पिता उससे कहता है कि आज मैं घर जाकर उससे सारी बात उगलवाऊंगा, इसीलिए उसे इस राज को अपने पास ही रखना होगा। डिटेक्टिव ह्यून ऑफिस से निकलकर जा ही रहा होता है कि तभी उसे जिन देख लेती है। इधर चांदनी शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस कर रही थी और तभी जेबम वहां पर आ जाता है और चांदनी उससे कहती है क्या तुम ओसांग से मेरी बात करवा सकते हो, और जब मैं उससे बात करूं तो तुम मेरे साथ ही रहना। जेबम इस बात के लिए मान जाता है। उधर डिटेक्टिव ह्यून के लिए कॉल नहीं आता, लेकिन उसे डिटेक्टिव जिन उठा लेती है और शॉप वाला उन सीसीटीवी फुटेज को लेकर बात करता है। वो फौरन उस शॉप में पहुंचती है और शॉप वाला उसे सब बताता है कि मैंने डिटेक्टिव ह्यून को ये सब चीजें दिखाई थी। और ये सुनकर डिटेक्टिव जिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पुलिस स्टेशन आने के बाद जैसे ही डिटेक्टिव ह्यून अंदर आता है तो वो उस पर टूट पड़ती है क्योंकि उसने गद्दारी की थी और वो अपने बॉस का साथ दे रहा था। और ये सुनकर वो जिन को शांत कराता है। इधर तैसो से संगयोंग का पिता मिलने आता है, जहाँ वो जंग योंग को और सजा देने की बात करता है क्योंकि वो फिर से बिना एडमिशन के स्कूल के अंदर आ रहा था। अब इधर चांदनी के प्लान के हिसाब से जेवम ओसांग को चांदनी से बात करवाता है, लेकिन चांदनी जानबूझकर उसको वेट करवा रही थी। उसके साइड पर कुछ दूर पर ही रहती है क्योंकि सोयोन जियोन की मदद से पढ़ाई के बहाने ओसांग के रूम तक पहुंचता है। और सियोन जब नीचे रुकता है तो जियोन उसे इम्प्रेस करने के लिए तैयार हो जाती है और तब तक वो ओसांग के रूम में घुस जाता है। लेकिन जियोन नीचे आ रही थी तो वो जल्दी से उसके रूम से बाहर आ जाता है। जियोन जब नीचे आती है तो सियोन उससे कुछ खाने के लिए कहता है और ये सुन के जियोन उसके लिए खाना बनाने लगती है। तब तक सियोन फिर से ओसांग के रूम में चला जाता है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी मोबाइल नहीं मिलता, पर उसे वहां पर कुछ फोटोज मिलती हैं। इधर जियोन खाने का फोटो लेकर सोशल मीडिया पर शेयर कर देती है और कैप्शन में ये लिखती है कि वो ये खाना सियोन के लिए बना रही है और वो उसे ऐड भी कर देती है। पर ओसांग बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा था, जिसकी वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी उसे जियोन की शेयर की हुई पोस्ट का नोटिफिकेशन आता है और जब वो उसे देखकर पढ़ता है तो वो हैरान हो जाता है और वो तेजी से भागकर वहां पर जाने लगता है। वो फौरन घर पहुंचता है और सियोन उसके कमरे से बाहर निकल जाता है, लेकिन तभी डिटेक्टिव जिन वहां पर पहुंच जाती है और ओसांग को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। अब सियोन अपने घर पहुंचकर चांदनी को सारी बात बताता है कि ओसांग के रूम में उसे कोई भी मोबाइल नहीं मिला, लेकिन उसे वहां पर कुछ फोटोज मिली हैं। तभी सियोन को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि तुम्हारी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और चांदनी और सियोन तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। उसकी मॉम को आईसीयू में रखा गया था और वो जीवन रक्षक प्रणाली पर जीवित रहेंगी। सियोन उनसे कहता है कि किसी भी हाल में वो उसकी मां को जीवित रखें और वादा करता है कि वो हॉस्पिटल के बिल टाइम पे भरता रहेगा। इधर डिटेक्टिव जिन ओसांग से पूछताछ कर रही होती है, लेकिन ओसांग उन्हें कोई भी केस के लायक जवाब नहीं देता। तभी पुलिस का चीफ डिटेक्टिव जिन को अपने पास बुलाता है और उससे माफी मांगता है और ओसांग को छोड़ दिया जाता है और वो सीधे जंगयोंग के पास चला जाता है और वो उसे सारी बात बताता है और कहता है कि पुलिस के सवालों से मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो सब कुछ सोयोन ने किया है। इधर तैसो से मिलने काफी रात को सोयोन आता है और कहता है कि उन बदमाशों को क्यों ना और सबक सिखाया जाए, क्योंकि मेरी मॉम के इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। और तैसो ये सुन के काफी भड़क उठती है, लेकिन ये सब एजंग को अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था।
एजंग सियोना के पिता से मिलकर डील डन कर देती है और हम लास्ट में देखते हैं कि सियोन एजंग को सबक सिखाने के लिए अपने पहले वाले अंदाज में वहां पर पहुंच जाता है और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम सुयोन को देखते हैं जो जंग योंग को फिर से सबक सिखाने के लिए जा रहा था और उसी रात उसके कैबिन के बाहर वो पहुंच गया था और चुपके चुपके उसके कैबिन की तरफ बढ़ रहा था। तभी जंग योंग के कैबिन के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है और सियोन उस गाड़ी को देखकर जल्दी से छुप जाता है। उधर उसी कैबिन के पास हम एक गाड़ी में ओसांग को देखते हैं और उस कैबिन के आसपास कई सारे कैमरा लगे हुए थे क्योंकि उसे पता था कि सुयोंग जंगयोंग को सबक सिखाने के लिए वापस जरूर आएगा, इसीलिए आज वो उसे सबक सिखाने वाले थे। अब क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक वो गाड़ी नहीं जाएगी तब तक सुयोंग बाहर नहीं निकलेगा, इसीलिए ओसांग जंगयोंग को उस गाड़ी को वहां से भेजने के लिए कहता है और जंगयोंग भी जल्दी से बाहर आ जाता है और देखता है कि उस गाड़ी के अंदर दो कपल बैठे हुए थे। फिर जंगयोंग उन्हें वहां से भगा देता है और खुद फिर से कैबिन के अंदर आ जाता है। उस गाड़ी के जाने के बाद सुयोन फिर से कैबिन के नजदीक आ जाता है और कैमरे से ओसांग उसे देख लेता है। इसके बाद हमें एक दिन आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एजंग मिन सोयोन के डैड के पास आ जाती है। उधर हॉस्पिटल में सोयोन अपनी मॉम को देखता है जिनकी हालत अब और ज्यादा खराब हो गई थी। अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर सोयोन को काफी ज्यादा दुख होता है और थोड़ी देर बाद वहां पर एजंग आ जाती है। वो सोयोन से कहती है कि मैं आज मिन सोयोन के डैड से मिली थी और वो उन्हें बता रहे थे कि जंगयोन ने उसकी बेटी को फिर से परेशान किया है और मुझे पता है कि तुम्हें भी पैसों की जरूरत है, इसीलिए तुम जंगयोंग को फिर से सबक सिखाओ। अब सोयोन को अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, इसीलिए वो उसे हाँ कर देता है। तभी हॉस्पिटल के बाहर चांदनी भी एजंग को वहां से जाते हुए देख लेती है। उसे अजीब लगता है कि आखिर उसके ट्विन भाई की जो गर्लफ्रेंड है वो सोयोन से मिलने क्यों आई थी, इसीलिए वो अंदर जाकर इस बारे में सोयोन से पूछती है, लेकिन सोयोन उसे कुछ भी नहीं बताता। उसके बाद चांदनी सोयोन को खाने के लिए ले जाती है और वहां पर सेयोन चांदनी को कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता है जिसके अंदर सेओक बॉम और ओसंग की साथ में फोटोज थी और ये फोटो तब की थी जब बम की मेमोरी लॉस नहीं हुई थी। दूसरी तरफ ओसंग को भी पता चल जाता है कि किसी ने उसके ड्रॉर में उसकी पुरानी फोटोज चुरा ली हैं। ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और समझ गया था कि ये काम सियोन का है। ओसन मनी मन सोचता है कि आज तो वो सियोन को मार ही डालेगा। उसके बाद ओसंग को उसके डैड बुला लेते हैं और दरअसल ओसंग का ही कैफे रेसिप्ट उस क्राइम सीन पर मिला था, लेकिन फिर भी ओसंग के डैड को यही लग रहा था कि ओसंग निर्दोष है और उसे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसके डैड ओसंग को कहते हैं कि तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। दूसरी तरफ चांदनी एक मैकेनिक के पास आती है क्योंकि दरअसल वो अपना स्कूटर बेचना चाहती थी। वो मैकेनिक से कहती है कि वो इसका ज्यादा से ज्यादा दाम लगाए। उधर ओसंग जंगयौन से जाकर मिलता है और उससे कहता है कि हमें जल्दी से सियोन को ठिकाने लगाना होगा। साथ ही वो उसे मिन सियोन को ऐसे ही तंग करने के लिए भी कहता है ताकि उन्हें सियोन को पकड़ने का मौका मिल सके। जंगयों उसकी बात मान लेता है और ऐसा ही करता है। उसके बाद ओसंग सोहियोन से अकेले में मिलता है और वो सोहियोन को अपनी फोटोज वापस देने के लिए कहता है, लेकिन सियोन उसके सामने ऐसा बिहेव करता है जैसे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। जाते वक्त ओसंग सियोन को धमकी देता है कि जैसे ही मुझे कोई एविडेंस मिलेगा तुम्हारे खिलाफ मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ चांदनी बम से मिलती है और वो उसे वही फोटोज दिखाती है जो सियोन ने ओसंग के घर से चोरी करी थी। उस फोटो के अंदर बम उसके भाई वॉनसॉक और ओसंग के साथ था, जिससे ये साफ नजर आ रहा था कि वो तीनों काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दरअसल चांदनी बम से अपने भाई के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहती थी, लेकिन अब क्योंकि बम अपनी पुरानी यादें भूल चुका था तो उसे कुछ भी याद नहीं था। इसके बाद क्लास के टाइम बम ओसंग के पास जाता है और कहता है कि तुमने मुझसे सारी तस्वीरें क्यों छुपा के रखी थी, तुम्हें मुझे सिर्फ वही तस्वीरें दिखाई थी। उसकी बातें सुन के ओसंग उसे कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। इसके साथ ओसंग ने आज एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जीहुन की फोटोज थी और सारा स्कूल उन फोटोज को देख रहा था। ये बात जीहुन को भी पता चल जाती है और वो ओसंग को ये फोटो डिलीट करने के लिए कहती है, लेकिन ओसंग उससे कहता है कि वो इसे डिलीट नहीं करने वाला। उसके बाद हम डिटेक्टिव जिन को देखते हैं। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और अपने साथी डिटेक्टिव पर वो अपना सारा गुस्सा निकाल रही थी क्योंकि उसे अब तक कोई भी सबूत नहीं मिल पाया था। वो अपने साथी डिटेक्टिव से कहती है कि आइंदा वो उससे कोई भी चीज ना छुपाए। तभी वो डिटेक्टिव जिन को बताता है कि मुझे आज एक वीडियो मिली है जिसके अंदर क्राइम एरिया के बाहर वीडियो रिकॉर्ड हुई है और वो ये वीडियो डिटेक्टिव जिन को भी दिखाता है। दरअसल ये वीडियो एक कॉलेज ग्रेजुएट हुए लड़के की थी और वो वीडियो गलती से बन गई थी। वो रात में अपने ड्रोन से होटल में मौजूद लोगों के प्राइवेट लाइफ को देखता था, लेकिन एक दिन उसका जो ड्रोन था वो क्राइम एरिया के बाहर वाली साइड चला गया था। लेकिन जब वो ड्रोन लेने के लिए गया तो वो जो ड्रोन था वो छत पर अटक गया था, इसीलिए उसने अगले दिन वो लेने का प्लान बनाया। अब जब वो अगले दिन वहां पर गया तो वहां पर पुलिस आई हुई थी, इसीलिए डिटेक्टिव आज उस क्राइम एरिया के पास गुजर रहा था और आज ही वो लड़का अपने ड्रोन लेने के लिए क्राइम सीन पर पहुंचा था। इसीलिए डिटेक्टिव ने उस सारी ड्रोन फुटेज को निकाल ली थी और फुटेज में दो लोग उस बिल्डिंग के बाहर नजर आ रहे थे, इसीलिए उस डिटेक्टिव को अलग अलग दो लोगों पे शक था। दूसरी तरफ चांदनी स्कूल से निकल रही थी
और तभी बम आकर उसे जोर से धक्का मारता है, लेकिन फिर भी ओसंग चांदमी के बैग से सारी फोटोज निकाल लेता है और जाते वक्त बम को चांदमी से दूर रहने के लिए कहता है। इसके बाद हम मिन को देखते हैं, जो अपने डैड को बताती है कि आज भी जंगयोन ने उसका रास्ता रोका था और उसने बोला था कि कल वो वापस फिर से आएगा। इसीलिए मिन चाहती थी कि वो अपने स्कूल में ही उससे बदला लेगी। इस पर उसका डैड उसे बताता है कि मैंने फिर से किसी की हेल्प ली है, तो वो बिल्कुल भी चिंता ना करे और इस बार जंगयोंग को बहुत ही अच्छा सबक सिखाने वाला है। ये सुनकर मिन थोड़ा राहत की सांस लेती है और उसकी बातें ओसंग भी सुन लेता है। अब वो सीधा जंगयोंग के पास चला जाता है और वो दोनों मिलकर ही प्लान बनाते हैं कि इस बार सियोन जब उस पर हमला करने के लिए आएगा तो वो लोग उसे पकड़ लेंगे। अगले दिन जब जंगयोंग स्कूल से बाहर निकलता है, उस बार सियोंग अपनी बाइक लेकर उसका पीछा करने लगता है और ओसंग उसकी गाड़ी को ट्रैक कर रहा था और बाकी उसके साथियों ने सियोन को पकड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। उन्होंने पूरे कैबिन के आसपास कैमरास लगा दिए थे। इसके बाद हम चांदनी और बम को देखते हैं और आज चांदनी बम को गाड़ी चलाना सिखा रही थी। वो चांदनी से पूछता है कि आखिर तुम एकदम से कार चलाना क्यों सिखा रही हो, और कहती है कि मैं मेरे भाई के कातिलों को ढूंढना चाहती हूँ और जब वो मुझे मिल जाएंगे तो उसके बाद मैं उन्हें मारकर पहाड़ी पर दफना दूंगी। इसीलिए मुझे पहले गाड़ी सीखनी है। और चांदनी ने अपना सीक्रेट उसे बता दिया था, इसीलिए बम उसे अपना एक सीक्रेट बताता है। वो कहता है कि तुम्हारी तरह मेरा भी एक जुड़वा भाई था, लेकिन जब मैं मिडिल स्कूल में था तो उसके हार्ट में कोई दिक्कत आने की वजह से वो मर गया था। अपने भाई की बातें बताते हुए वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे भी अपने भाई की काफी याद आया करती थी। इसके बाद हम जंगयोंग को देखते हैं और वो एक टैक्सी को लेकर अपने कैबिन तक पहुंचता है और साथ में सियोन भी उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गया था। जंगयोंग जल्दी से अंदर चला जाता है, जिसके बाद निगरानी रखने लगता है और ओसंग जंगयोंग को कहता है कि तुम अपने कैबिन से बाहर निकलने की गलती मत करना, क्योंकि सियोन उसके इंतजार में बाहर ही खड़ा हुआ है। उसी रात को 12 बजे सियोन की मॉम की मौत हो जाती है और हॉस्पिटल वाले सियोन को फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। इसीलिए वो लोग चांदमी को कॉल करते हैं और चांदमी जल्दी से जाकर सियोन को ढूंढने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो कहीं भी उसे नहीं मिल रहा था। इसीलिए वो बम को कॉल करके सारी बात बताती है और वो ये बात तैसो को बताती है। तभी तैसो अपने फोन में उस कैबिन की लाइव वीडियो देखती है और उस वीडियो को देखकर उसे समझ में आ जाता है कि सियोन को फंसाने के लिए ये सब हो रहा है। होसंग और उसके दोस्तों ने सियोन को अपने जाल में फंसाने का प्लान बना रखा था। इसीलिए सब मिलकर जंगयोंग को कैबिन में उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तभी वो लोग सियोन को बचा पाएंगे। अब उनकी ये लाइव वीडियो सारा स्कूल देख रहा था। उधर सियोन जंगयोंग के कैबिन में चला जाता है और उस पर हमला करना शुरू कर देता है और सभी लोग उसकी ये लाइव स्ट्रीम पर मजा उड़ा रहे थे। दूसरी तरफ कैबिन में सियोन और जंगयोंग एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। थोड़ी देर बाद ओसंग वहां पर आकर सियोन का मास्क उतार देता है और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सियोन का सभी के सामने पर्दाफाश कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल वो सियोन नहीं बल्कि वो बम था और बम को देखकर ओसंग और जंगयोंग दोनों हैरान हो जाते हैं और साथ ही उनका सारा प्लान भी चौपट हो गया था। इसके बाद हम सियोन को देखते हैं, जो कि चांदनी के साथ कार में था और वो अपनी माँ की मौत को लेकर बहुत ज्यादा दुखी था। इसी के साथ 9th एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अब वहां पर पुलिस आ गई है, लेकिन सियोन चांदनी के साथ पहले ही वहां से निकल चुका था। उधर ओसंग का प्लान पूरी तरीके से चौपट हो गया था, इसीलिए वो बहुत ही गुस्से में था और वहां से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि वहां पर पुलिस भी आ रही है, इसीलिए वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। ओसंग और उसके साथी वहां से गाड़ी लेकर जा ही रहे थे कि तभी पुलिस उसकी गाड़ी को चारों ओर से घेर लेती है और वो तुरंत उन्हें पकड़ के वहां से ले जाती है। केविन के अंदर जंगयोंग और बम की अंदर फिर से बहस हो जाती है और जंगयोंग उससे पूछता है, क्या तुम ही हो जिसने मेरे पैर की ये हालत की? जैसे बम कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किसका इंतजार कर रहे थे और मुझे पता था कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की है। इन्हीं बातों को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है, पर तभी दूसरा डिटेक्टिव अंदर आकर उन्हें रोकता है और वो बम से उसका मास्क भी ले लेता है। अगले दिन डिटेक्टिव जिन ओसंग के डैड के पास आ जाती है, जो कि उसका सीनियर पुलिस ऑफिसर भी है। वो ओसंग के डैड को बताती है कि ओसंग ने किसी को पकड़ने के लिए वहां पर कैमरास लगाए थे और मुझे लगता है कि वो बॉडी शॉप मामले के बारे में सब कुछ जानता है। एक बार तो ओसंग के डैड उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन फिर वो उसे इनकार कर देते हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका बेटा ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही डिसाइड किया जा सकता था कि आखिर उसका बेटा कैसा है। उसके बाद डिटेक्टिव जिन बम से मिलने के लिए जाती है, जिसने अपना केस लड़वाने के लिए 2 वकील हायर कर लिए थे। फिर बम की अकेले में पूछताछ करती है, जहाँ बम बताता है कि मैं तो बस उसके पास वाले कैबिन में शराब पी रहा था कि तभी मैंने ओसंग की लाइव स्ट्रीम देखी और मैंने सोचा कि ये कोई मजाक है और मैं वहां पर चला गया देखने के लिए कि ये मजाक है या नहीं। उसे पूछती है क्या उसने जंगयोंग का पैर तोड़ा है, तो वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है।
वो पूछती है कि तुम्हारा मास्क ओसंग ने उतारा था या नहीं। तो बताता है कि ओसंग ने ही उसका मास्क उतारा था और उसका चेहरा देखकर वो गुस्सा हो गया था और तुरंत वहां से चला गया था। उधर दूसरा डिटेक्टिव जंगयोंग से पूछताछ कर रहा था। जंगयोंग उसे बताता है कि मैं बस ये देखना चाहता था कि आखिर वो कौन है जिसने मेरा पैर तोड़ दिया था। डिटेक्टिव उससे कहता है कि उस हीरो ने पहले ही तुम्हें मिने को परेशान करने की सजा दे दी है और आखिर तुम दूसरी सजा क्यों लेना चाहोगे। इसीलिए भलाई इसी में है कि तुम शांत बैठे रहो। अगर तुम मिने को फिर से परेशान करना शुरू कर दोगे तो वो फिर से तुम्हें सबक सिखाएगा। डिटेक्टिव की बातें सुनकर जंगयाओ उनकी बात मानने से इनकार कर देता है और उसके बाद हम ओसंग को देखते हैं। उसकी भी पूछताछ हो रही थी। पूछताछ के दौरान ओसंग डिटेक्टिव को बताता है कि मैंने मजाक के लिए लाइव स्ट्रीम की थी ताकि स्कूल के बच्चों को उसके हीरो के बारे में पता चल सके। उसे ये भी कहता है कि उसे सियोन के ऊपर शक है कि वो हीरो सियोन ही है जिसने जंगयोंग की टांग तोड़ी थी। उसकी बात सुनकर दोनों डिटेक्टिव काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसके बाद हमें सियोन की मॉम का फ्यूनरल दिखाया जाता है जहाँ पर चांदमी और बाकी सभी दोस्त सियोन की मदद कर रहे थे। खाना खाने के वक्त सियोंग बम से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से उसे पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़े थे। लेकिन तभी चांदमी कहती है कि मुझे ओसंग पर शक है लेकिन हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है, इसीलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। साथ ही उसका डैड पुलिस स्टेशन का हेड भी है और अगर हम बिना सबूत के वहां पर गए तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। अगले दिन जब वो सभी स्कूल जाते हैं तो बम को सभी हीरो की तरह ट्रीट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वहां पर ओसंग आकर बम को अपने साथ ले जाता है। ओसंग उसे कहता है कि आज के बाद हम दोनों के बीच की दोस्ती बिल्कुल खत्म हो गई है क्योंकि तुमने मेरे साथ गद्दारी की है। ओसंग उसे अपना एहसान भी जताने की कोशिश करता है कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है और आखिर में तुमने मुझे ही धोखा दिया। उसकी बातें सुनकर बम हंसने लगता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरी और वॉनसॉक की तस्वीर उसे क्यों नहीं दिखाई। तुमने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि तुम मेरी याददाश्त को उस तरीके से वापस लाना चाहते हो। जाने से पहले ओसांग बम को कहता है कि आखिर में तुम मदद के लिए मेरे पास ही आओगे जब तुम्हें पता चलेगा कि जिस दिन तुमने अपनी जान लेने की कोशिश करी थी। इतना कहने के बाद ओसंग वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सियोन और चांदनी बीच की तरफ होते हैं जहां वो सनसेट का मजा ले रहे थे और इसके बाद दोनों डिनर के लिए चले जाते हैं जहाँ पे चांदनी उसे बताती है कि उसके भाई के रिलेशन के बारे में सिर्फ ओसंग ही उसे बता सकता है, इसीलिए सब कुछ बताने के लिए उसे हमें मनाना पड़ेगा। इसके बाद हम ओसंग को उसके घर में देखते हैं। इधर ओसंग अपने घर में मौजूद होता है और उसके डैड उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं क्योंकि ओसंग की वजह से सारे डिपार्टमेंट में उसकी बेइज्जती हो रही थी। फिर वो ओसंग से उसका फोन छीन लेते हैं और उसे मना करते हैं कि तुम स्कूल से सीधा घर आओगे, इसके अलावा तुम कहीं भी नहीं जा सकते। उसी रात बम जब नहा रहा होता है तो उसे कुछ गिरने की आवाज आती है और जब वो वहां पर जाकर देखता है तो उसके कमरे में सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। अगले दिन स्कूल में चांदनी बम से मिलती है क्योंकि वही एक ऐसा आदमी था जो कि ओसंग से जानकारी निकलवा सकता था। बम उसकी बात मानकर ओसंग के पास चला जाता है और वो उससे पूछता है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच बताना चाहता हूँ कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। ओसंग भी उसे बताना शुरू कर देता है और कहता है कि एक वीकेंड हम सारे हॉर्स राइडिंग के लिए गए हुए थे और उसी दिन बिल्डिंग में तुम्हारा वॉन सॉक और उसी दिन बिल्डिंग से तुम्हें वॉन सॉक ने धक्का दे दिया था और तुम्हारे मॉम डैड को अभी तक लग रहा था कि तुमने अपनी जान लेने की कोशिश करी थी। मैंने ही वॉन सॉक को ऐसा करते हुए देखा था लेकिन मैं उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता था क्योंकि उसने मुझे देख लिया था। ये सारी बातें छुपकर चांदनी भी रिकॉर्ड कर रही होती है और वो अपने भाई की सच्चाई सुनकर काफी ज्यादा हैरान थी। तभी वहां पर टीचर आकर उन दोनों को वहां से भेज देता है और उसी दिन सियोन जब अपनी क्लास में जा रहा होता है तो ओसंग उसे बीच में ही रोक लेता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि बम तुम्हारी मदद कर रहा है लेकिन मैं जल्दी पुलिस के सामने तुम्हारा सच ले आऊंगा और वहां पर तुमसे मिलने के लिए कोई भी नहीं आ पाएगा। उसकी ये बात सुनकर सियोन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो ओसंग को मारने के लिए आता है लेकिन तभी वो बीच में बेहोश होकर ही गिर जाता है। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आ जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तभी चांदनी वहां पर आती है और वो जंगते को बताती है कि सियोन को दरअसल ब्रेन ट्यूमर है, इसीलिए सियोन के साथ हॉस्पिटल में वो चली जाती है। इधर वम अभी भी अपनी पुरानी यादों को याद करने की कोशिश कर रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी यादें बहुत ज्यादा बुरी हैं। इसके बाद हम फिर से सियोन को देखते हैं और वो अपने भाई और अपने मन के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था लेकिन ये उसका सिर्फ एक सपना था, बल्कि वो हॉस्पिटल के बेड पर होता है। उसके बाद सियोन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और बाहर जाते ही वो देखता है कि चांदनी ने उसके लिए वीडियो भेजी है जिसमें वो बताती है कि वॉन सॉक ने ही बम को मारने की कोशिश करी थी, इसीलिए मैंने अब फैसला किया है कि अब मैं उसके कातिल को नहीं ढूंढूंगी। उसकी ये वीडियो देखकर सियोन उसको रोकने के लिए उसके घर जाता है। चांदनी ने उसके लिए वहां पर एक नोट छोड़ा था और साथ ही उसके मॉम के शूज लेसेस भी वहां पर छोड़ रखा था। उसे देखकर सियोन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और दूसरी तरफ चांदनी ने बम को भी वही वीडियो भेजी हुई थी और वो चांदनी के जाने से बहुत ज्यादा दुखी था। उधर अपने टेरिस पे जाकर सियोन सोचता है कि जरूर ओसंग ने चांदनी को झूठ बोला है, इसलिए सियोन छुपकर वहां पे ओसंग पर निगरानी रखता है
वो देखता है कि जंगयोंग ओसंग से मिलने आया है और उसने अपने पैर में लाल शूज लेसेस वाले जूते पहने हुए थे। ये देखकर उसे पक्का विश्वास हो जाता है कि वॉनसॉक को ओसंग ने ही मारा है, क्योंकि किलर के भी लाल शूज लेसेस थे। इसके बाद ओसंग जंगयोन के कैबिन में जाता है, जहां पर दोनों सियोन को मारने का प्लान बना रहे थे। तभी सियोन आकर उन पे हमला कर देता है और पहले वो जंगयोंग को मार कर बेहोश कर देता है और फिर आकर वो ओसंग को मारने लगता है और उसे पीट पीट कर उसकी हालत खराब कर देता है। थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और सचानवी अपने फोन में 22 अप्रैल 2021 की एक फोटो देख रही थी, जिसमें उसका भाई भी उसके साथ था। तभी उसे याद आता है कि रिकॉर्डिंग में ओसन बता रहा था कि उस दिन वॉनसॉक और वो सभी हॉर्स राइडिंग करने के लिए गए थे। और इन सब चीजों में चांदवी को पता चल जाता है कि वो सॉन्ग झूठ बोल रहा था। इसी के साथ ये 10th एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 10 में हमने देखा था कि सियोन ओसांग को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी कर देता है। थोड़ी देर बाद वहां पर जंगयोंग भी आ गया था और उसे सियोन वहां पर देखकर बहुत ज्यादा मारता है। वो उसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी बम वहां पर आ जाता है और वो तुरंत उसे रोक देता है, क्योंकि अगर सियोंग ने जंगयोंग को जान से मार दिया होता। इसके बाद बम सियोन को अपने साथ ले जाता है और ये दोनों एक साथ बैठे होते हैं। तभी सियोन बम को कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा खून ओसंग ने किया है। उसी बात सुन के बम ओसांग की बताई हुई सारी बातें उसे बता देता है। ओसंग ने उसे बताया था कि वॉनसॉक ने ही उसकी जान लेने की कोशिश की थी और जब चांदनी को ये बात पता चली तो वो एकदम से यहाँ से चली गई। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि तभी सियोन के पास चांदनी का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुला रही थी। इसलिए वो दोनों जल्दी से चांदनी से मिलने के लिए चले जाते हैं। जाते ही सियोन चांदनी पर थोड़ा सा गुस्सा करता है, क्योंकि वो उसे बिना आखिरी बार मिले ही वहां से चली गई थी। फिर चांदनी उसे वही फोटो दिखाती है जिसके अंदर वो और उसका भाई वॉनसॉक दोनों एक साथ थे। और ये फोटो उसी दिन की थी जिस दिन बम पर हमला हुआ था और ओसांग ने कहा था कि ये हमला वॉनसॉक ने किया था। उस फोटो को देखकर सियोन समझ जाता है कि अगर ये हमला वॉनसॉक ने किया होता तो वो चांदनी के साथ नहीं होता, यानी किसी और ने उस पर हमला किया था। अब उन तीनों को पूरा विश्वास हो गया था कि ओसांग झूठ बोल रहा है। इसके बाद हम ओसांग को देखते हैं और वो अपने डैड के साथ खड़ा हुआ था और उसके डैड उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि ओसांग के चेहरे पर बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। जब ओसांग का डैड उससे उस चोट के बारे में पूछता है तो कहता है कि मेरी किसी से लड़ाई हो गई थी। अब क्योंकि ओसांग के स्कूल में 2 मर्डर केसेस के इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और सारा शक ओसांग पर ही जा रहा था, इसलिए उसका डैड फिर से उससे पूछता है कि क्या तुमने किसी का मर्डर किया है, जिस पर ओसांग उसे साफ इनकार कर देता है। दूसरी तरफ चांदनी और सियोन दोनों अपने घर की तरफ जा रहे थे और फिर चांदनी अपना बैग लेने के लिए एक स्टोर में चली जाती है और सियोन बाहर ही खड़ा हो जाता है। जब चांदनी बाहर आती है तो वो देखती है कि सियोन को जंगयोंग के गुंडे अपने साथ ले जा रहे हैं और वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एक गुंडा उसे धक्का मार के नीचे गिरा देता है। जाते वक्त जंगयोंग चांदनी को धमकाता है कि अगर तुमने पुलिस को बताया तो वो सियोन को मार डालेगा। उसके बाद चांदनी बम को फोन करके उसे इस बारे में बताती है और बम चांदनी से कहता है कि मैं इसका कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता हूँ। उधर जंगयोंग सियोन को अपने अड्डे पर ले गया था और वहां पर उसने उसे बांध दिया था। वो उसे कहता है कि आज रात तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो तुमने मेरा किया था। इधर बम जो सो रहा होता है तो अचानक से उसे अपनी सारी पुरानी यादें याद आ जाती हैं। उसे पता चल जाता है कि उस दिन उसे वॉन सॉक ने नहीं बल्कि ओसांग ने ही मारने के लिए बिल्डिंग से नीचे गिराया था। ये जानकर बम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ओसांग ने उसे जो भी बात बताई थी वो सारी झूठी थी। वो जल्दी से चांदनी को कॉल करके उसे सारी बात बताता है और उसे कहता है कि तुम्हें अब पुलिस को बताने की जरूरत नहीं है। उधर हम ओसांग को देखते हैं जो कि एक टैक्सी में बैठने ही वाला था कि तभी 2 आदमी आकर उसे रोक लेते हैं और उनमें से 2 आदमी बहुत ही चालाकी से ओसांग के बैग में एक ट्रैकिंग डिवाइस डाल देते हैं और इसके बारे में ओसांग को कुछ भी नहीं पता चलता। वो सीधा वहां से जंगयोंग के अड्डे पर पहुंच जाता है और पीछे वही लोग ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से उसका पीछा कर रहे थे। पर अड्डे पर ओसांग सियोन को बहुत ही बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है और वो उसे टॉर्चर कर ही रहा होता है कि तभी वहां पर वही 2 आदमी अपनी पुरानी गैंग के साथ आ जाते हैं और सभी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनके आने के कुछ वक्त बाद बम भी वहां पर आ जाता है और दरअसल बम ने ही उन आदमियों को वहां पर भेजा था, क्योंकि जब उसकी आवाज वापस आ गई थी तो उसे सब कुछ पता चल गया था। अब अंदर आते ही बम ओसांग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और वो उस पर हाथ उठाने ही वाला होता है, लेकिन उसका आदमी उसे ऐसा करने से रोक देता है। इसके बाद बम सियोन को वापस चांदनी के पास ले आता है और चांदनी उसे सही सलामत देखकर राहत की सांस लेती है। उसके बाद बम सियोन के लिए खाना लेने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसने कल रात से कुछ नहीं खाया था। उसके वहां से जाने के बाद सियोन चांदनी को कहता है कि मुझे बम काफी ज्यादा अजीब लगने लगा है। दूसरी तरफ हम 2 डिटेक्टिव्स को मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखते हैं और तभी वो मर्डर हुए लड़के के गले पर निशान देखते हैं
जैसे उन्हें पता चलता है कि इसका खून एक लेफ्ट हैंडेड ने किया है। अब उनका शक शियोन पे नहीं होता है, क्योंकि शियोन एक राइट हैंडेड था। उधर चांदनी तैसो से मिलने के लिए आती है और शियोन के बारे में उसे बताती है। अब तैसो ये सुनकर एक बहुत ही बड़ा फैसला लेती है और जानवी को कहती है कि मैंने ही मिन के डैड का काम शियोन से करवाया था, इसीलिए अगर शियोन को पुलिस के हाथों से बचाना है तो मुझे यहाँ से गायब होना होगा। इसीलिए आज तैसो फैसला लेती है कि वो बिल्कुल गायब हो जाएगी और आज के बाद वो किसी से नहीं मिलेगी। जाने से पहले तैसो चांदनी को गले लगाती है और तभी वहां पर डिटेक्टिव भी आ जाते हैं और बातों ही बातों में उनसे कहते हैं कि उन्हें लगता है कि वो दोनों आखिरी अलविदा कह रहे हैं। तैसो उन्हें कुछ भी नहीं बोलती और वहां से तुरंत चली जाती है। उसके जाने के बाद डिटेक्टिव चांदनी से पूछताछ करने की कोशिश करता है, जिस पर चांदनी उसे इतना बोलती है कि आपको ओसांग से पूछना चाहिए, और इतना कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। इधर हम ओसांग को उसके डैड के ऑफिस में देखते हैं और ओसांग अपने डैड को बताता है कि मैं जूहिन से प्यार करता हूँ। ये बात सुनकर उसका डैड बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने बेटे से कहता है कि वो जीहुन के साथ फीलिंग बिल्कुल ना रखे, लेकिन ओसांग ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। जाते वक्त ओसांग अपने डैड को कहता है कि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अभी कुछ दिनों में कुछ और भी बहुत ही बड़ा कांड होने वाला है। इतना कहने के बाद ओसांग वहां से चला जाता है। जब वो ऑफिस से बाहर निकलता है तभी डिटेक्टिव जिन उसे रोक लेती है। वो देखती है कि ओसांग ने अपने राइट हैंड से उस पर्स को पकड़ा है, इसीलिए वो थोड़ा सोच में पड़ जाती है। उसे जब चांदनी सियोन के साथ उसके घर में बैठी थी और तभी सियोन चांदनी से कहता है कि बम जब मुझे बचाने के लिए आया था तब वो अपना सारा काम लेफ्ट हैंड से कर रहा था। ये बात मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगी थी। फिर खाना खाते वक्त चांदनी सियोन से पूछती है कि अगर कोई लेफ्ट हैंडेड है तो क्या वो अपने लेफ्ट पैर का भी ज्यादा इस्तेमाल करता है। ये सुनकर सियोन को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो फिर से वॉन सॉक का वही वीडियो देखें जिसके अंदर किसी ने उसे धक्का मारा था और वो धक्का भी लात से मारा गया था, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई थी। दूसरी तरफ हम बम को जूहिन के साथ देखते हैं और थोड़ी देर बाद ओसंग भी वहां पर आ जाता है। उस वक्त बम ओसंग के सामने ही ह्यूसुंग को कहता है कि मैं तुम्हें ओसंग की सच्चाई बताना चाहता हूँ और मुझे पता है कि ओसंग तुमसे प्यार करता है और इसने तुम्हारे साथ किस भी किया है। अब ये सुनकर ज्यून को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो ओसंग को एक थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। ज्यून के जाने के बाद बम ओसंग को कहता है कि मुझे पता है कि मेरे में दो पर्सनालिटी हैं और तुमने ही मुझे उस दिन बिल्डिंग से धक्का मारा था, क्योंकि मैं तुम्हें वॉन सॉक को परेशान करने से रोक रहा था, इसीलिए तुम्हें गुस्सा आ गया और तुमने मुझे धक्का मार दिया था। अब सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम चांदनी और सियोन को देखते हैं और उन्हें वो वीडियो मिल गई थी जिसमें वॉन सॉक स्कूल की बिल्डिंग से नीचे गिर रहा था। वो दोनों देख लेते हैं कि जिसने भी वॉन सॉक को धक्का दिया था उसने अपने लेफ्ट पैर से उसे नीचे गिराया था। सियोन को ये विश्वास हो गया था कि जिसने भी उसे धक्का दिया है वो ओसंग तो नहीं है। इसके बाद सियोन और बम दोनों बाहर खाने के लिए जाते हैं, जहां पर बम चुपके से सियोन का फोन चुरा लेता है, लेकिन सियोन भी उसे देख लेता है पर वो उसे कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा ही चाहता था। खाने के बाद सियोन चांदनी के साथ नया फोन लेने के लिए चला जाता है, जहाँ पर चांदनी भी ठीक वैसा ही फोन ले लेती है जैसा कि उसके भाई वॉनसॉक के पास था, क्योंकि उन्हें शक था कि वॉनसॉक का फोन जरूर बम के पास है। फोन लेने के बाद सियोन बम के घर चला जाता है और वो उसे झूठ बोलता है कि मेरे घर पे जंगियों के गुंडे बैठे थे। तभी चांदनी वॉनसॉक के नकली फोन से बम को मैसेज भेजती है और कहती है कि वॉनसॉक का फोन मिल गया है। फोन की फोटो देखते ही बम बहुत ज्यादा घबरा जाता है और काम का बहाना करके वो अपने घर चला जाता है। उसके बाद वो अपने फार्म हाउस पर आकर छुपाया हुआ फोन चेक करता है और वो देखता है कि वॉनसॉक का फोन बिल्कुल सही सलामत है, इसीलिए वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है। लेकिन तभी पीछे से वहां पर सियोन भी आ जाता है और वह उसे अपने पीछे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और इसी के साथ 11th एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 12 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि सियोन ने बम की कार के नीचे ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था, जिसकी मदद से वो उसका पीछा करते हुए उसके फार्म हाउस तक पहुंचे थे और वहां पर उसने रंगे हाथों उसे पकड़ लिया था। सियोन बम से पूछता है कि आखिर तुम्हारे हाथ में क्या है, और फोर्सफुली देख लेता है कि उसके हाथ में वॉनसॉक का फोन है। ये देखकर सियोन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी पीछे से ओसंग आता है और वो सियोन के सर पे मारकर उसे बेहोश कर देता है, जिस पर वो कहता है कि मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। फिर इन्हीं बातों को लेकर दोनों में बहस हो जाती है और तभी ओसंग वहां पर आकर अपने फोन को देख लेता है, जो कुछ वक्त पहले चोरी हो गया था। ये देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इस वक्त बम भी चुप नहीं रहता और वो ओसंग से कहता है कि मुझे पता है कि तुम जानबूझकर मेरी पुरानी मेमोरी में झूठी बातें फीड कर रहे थे ताकि इससे तुम बच सको। और थोड़ी देर बाद सियोन को भी होश आ जाता है और वो सीधा चांदनी के पास चला जाता है। वो चांदनी को बताता है कि बम के पास तुम्हारे भाई का फोन है और ये सुनकर चांदनी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है।
अगले दिन सियोन और चांदनी स्कूल चले जाते हैं, जहाँ पर चांदनी सियोन को कहती है कि हमें इस बारे में पुलिस को बताना चाहिए। तो सियोन चांदनी की बात मान लेता है और वो दोनों पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, जहाँ पर डिटेक्टिव को बताते हैं कि बम के पास उसके भाई का फोन है। लेकिन डिटेक्टिव आंखें बंद करके उन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि विश्वास करने के लिए पक्के सबूत चाहिए थे। इसके बाद हमें पता चलता है कि बम कल रात को ही गायब हो गया था और उसकी गाड़ी नदी के पास मिली थी। पुलिस भी उसे ढूंढ रही थी, लेकिन अभी तक बम का कोई भी पता नहीं चल पाया था। डिटेक्टिव भी नदी किनारे आकर देखती है, जहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और समझ जाती है कि बम का वॉनसॉक के मर्डर के मामले में हाथ जरूर है। अब ये बात चांदनी और सियोन को भी पता चल जाती है, जिस पर सियोन कहता है कि मुझे लगता है कि बम भाग गया है। उधर डिटेक्टिव बम को सीसीटीवी फुटेज वाले हत्यारे से मैच करने की कोशिश करते हैं, और दोनों बहुत हद तक एक जैसे ही लग रहे थे। दूसरी तरफ चांदनी ओसांग को मिलने के लिए बुलाती है, और सबसे पहले वो ओसांग से झूठी माफी मांगती है कि वो उसका विश्वास जीतकर उससे जानकारी निकलवाना चाहती थी। तभी चांदनी उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम कल बम के फार्म हाउस पे मौजूद थे और तुमने ही सियोन पे हमला किया था, क्योंकि सियोन ने तुम्हें देख लिया था। ओसंग उसकी बातें सुनकर उससे कहता है कि मुझे पहले ही शक हो गया था कि तुम मुझसे ऐसी माफी क्यों मांग रही हो। अब वो बोल देता है कि हाँ, मैंने ही वो हमला किया था, जिसमें मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया था। जब ये सब बोलकर वहां से जा रहा होता है, तो चांदनी उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी ये सारी बातें मेरे फोन में रिकॉर्ड कर ली हैं, और ये अब वो डिटेक्टिव को भेज देगी। ये सुनकर ओसांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और चांदनी को जान से मारने की धमकी देकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सियोन तैसो से मिलता है और उसकी सारी कहानी के बारे में उसे बता देता है। उसके बाद वो तैसो से कहता है कि क्या तुम ओसंग के बैग में ट्रैकिंग डिवाइस डाल सकती हो, ताकि उसका पीछा करते हुए बम के ठिकाने का पता लग सके। तैसो थोड़ा सोचती है और वो हाँ कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओसंग से डिटेक्टिव पूछताछ कर रही थी, और वो बार बार ओसंग को उस फार्म हाउस के बारे में पूछती है, लेकिन ओसंग उसकी एक भी बात का सीधा जवाब नहीं दे रहा था। उसके बाद हम तैसो को देखते हैं, क्योंकि ओसंग के कमरे में जाकर उसके बैग में उस ट्रैकिंग डिवाइस को डाल देती है। लेकिन तभी ओसंग भी पीछे से वहां पर आ जाता है, इसलिए तैसो उसे बहाना बना देती है और उसे कहती है कि वो उसके बैग में फोटोज ढूंढ रही थी। ओसंग भी तैसो पर बिल्कुल भी शक नहीं करता और वो वहां से चली जाती है। अगले दिन स्कूल आकर जियोन सियोंग को इशारा करके बता देती है कि उसने अपना काम कर दिया है, और उधर एजोंग तैसो को वीडियो कॉल करती है और उसे बताती है कि बम शक के घेरे में है और उसने ही वॉन सॉक को मार दिया था और अब वो गायब हो गया है। उसके बाद तैसो साइड में जाकर रिलैक्स करती है और वो अपने सामने बम को देख लेती है। दूसरी तरफ से जिन अमेरिका से फिर से वापस आ जाता है और इस बार चांदनी को सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है कि वॉन सॉक और मैं दोनों डेट कर रहे थे और एक दिन ओसंग ने हमारी प्राइवेट फोटोज खींच ली थी, और उसके बाद से ही वॉन सॉक को वो ब्लैकमेल करने लगा था, और उसे ब्लैकमेल करने के बाद वो उससे बहुत ही बुरे काम करवाया करता था और खुद हमेशा बच जाता था। सिर्फ बम ने मॉनसॉक को ओसंग से बचाने की कोशिश की थी। अगले दिन हम बम को देखते हैं, जो अपने शिप पर आया था, और वो देखता है कि चांदनी पहले से ही गन लेकर वहां पर खड़ी थी। बम चांदनी को अपनी गन नीचे रखने के लिए कहता है, लेकिन चांदनी उसे अपने से दूर रहने के लिए कहती है। वो बम को कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ही मेरे भाई को मारा है, और उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जब वॉनसॉक की मौत हुई थी। बम वॉनसॉक के पास आकर उसे लात मार के नीचे गिरा देता है और चांदनी का फोन भी काट देता है। उसे कुछ दिन बाद वो चांदनी को वॉनसॉक के फोन से कॉल भी करता है। तभी उसके पास पड़ा ओसंग का फोन बजने लगता है, और उसी रिंगटोन को सुनकर चांदनी को ओसंग पर शक हो गया था। लेकिन अभी सारी सच्चाई उसके सामने आ गई थी कि उसके भाई का कातिल ओसंग नहीं बल्कि बम है। इसके साथ हमें दूसरा मर्डर केस का सीन भी दिखाया जाता है, और उसे भी बम ने ही मारा था। उस वक्त उसके अंदर उसके भाई की आत्मा आ गई थी, और जब बम अपनी असली पर्सनालिटी में स्विच हुआ तब उसे पता चला कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, इसलिए वो वहां से तुरंत भाग गया था। अब बम चालाकी से चांदनी के हाथ वाली गन को नीचे गिरा देता है और उसे बहुत ज्यादा मारता है, जिसके बाद चांदनी बेहोश हो जाती है। जब चांदनी को होश आता है तो वो देखती है कि बम उसके सामने गन लेकर बैठा है, और वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव लग रहा था। ये देखकर चांदनी समझ जाती है कि वो असली बम नहीं है, बल्कि उसके अंदर किसी और की पर्सनालिटी आ गई है। उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम उसके भाई हो जिसकी काफी वक्त पहले मौत हो गई थी। शिवम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है और किसी के साथ वो बुरा नहीं करता, इसलिए तुम बम के शरीर को छोड़ दो और मैं तुम्हें अपने भाई की मौत के लिए माफ कर दूंगी। ये सुनकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो अपने भाई का शरीर छोड़ देता है, क्योंकि उसे अपने भाई बम पर तरस आ रहा था। थोड़ी देर बाद बम बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और वो खुद को शूट करने की कोशिश करता है, क्योंकि अनजाने में ही सही उसने बहुत गलत काम किए थे। लेकिन चांदनी उसे रोक लेती है। थोड़ी देर बाद डिटेक्टिव वहां पर आते हैं और बम को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते हैं, और दूसरी तरफ हम सियोन को देखते हैं।
और जीहुन सियोन को स्कूल की टेरिस पे बुला लेती है। जब सियोन ऊपर गया तो वो देखता है कि ओसंग ने जीहुन को गले पर चाकू रखा हुआ है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जीहुन ने उसके बैग में ट्रैकिंग डिवाइस डाला था। इसीलिए वो उन दोनों पे बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। सियोन उससे कहता है कि जीहुन को ऐसा करने के लिए उसने ही कहा था, इसीलिए उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इसीलिए वो उसे छोड़ दे। ये सुनकर ओसंग सियोन को मारने के लिए आता है, लेकिन इसी बीच उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। ओसंग जियोन को बहुत ही बुरी तरह मारता है और मारते हुए स्कूल की टेरिस से नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन सियोन बहुत ही चालाकी से ओसंग को वहां से नीचे गिरा देता है। तभी सभी बच्चे उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और जब वो ऊपर देखता है तो सियोन वहां पर खड़ा था, इसलिए सभी को लगता है कि सियोन ने ओसंग को मारा है। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस वहां पर आती है और ओसंग की बॉडी को वहां से ले जाती है। अब मिन को लग रहा था कि सभी बच्चे उसे किलर समझेंगे, इसीलिए वो सभी बच्चों को मैसेज कर देती है कि एक शोषण करने वाले को मजा चखाया, और वो सियोन को अब हीरो समझने लगते हैं। अब स्कूल में बम के बारे में भी पता चल जाता है कि वॉन सॉक को उसने ही मारा था। थोड़ी देर बाद वहां पर दोनों डिटेक्टिव्स आ जाते हैं और बच्चों से पूछताछ करने लगते हैं, जिस पर कोई भी सच्चाई बताने को तैयार ही नहीं था। वो कहते हैं कि उसने आत्महत्या की है। इसके बाद हम सियोन को देखते हैं जिसने स्कूल छोड़ दिया था और स्कूल से जाते वक्त उसे सभी बच्चे आखिरी अलविदा कहते हैं। अब सियोन के साथ चांदवी ने भी स्कूल को छोड़ दिया था, क्योंकि उसने अपने भाई के किलर को सलाखों के पीछे डाल दिया था। एंड में हम देखते हैं कि चांदवी और सियोन एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हुए जा रहे हैं, और इसी के साथ सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है।